अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ इंट्रो का टाइम ख़त्म हो गया। मेरी रास्ते में इतना पानी भरा हुआ था कि ट्रैफिक बिल्कुल उसकी तरह टर्टल की तरह चल रही थी और इसलिए मैं लेट हो गई। सो एक सेगमेंट निकल गया, लेकिन आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उससे बहुत रिलेट करेंगी, क्योंकि जब मैंने नया मॉर्निंग शो शुरू किया था और जब लोगों को अपनायत लगने लगी तो मुझे मेरे इंस्टा पर, मेरे फेसबुक पर प्राइवेट डीएम्स आते थे और वो उसमें ये होता था कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टर की डिग्री ली और मैं घर बैठ गई, मैं नहीं काम कर सकती, मेरे ससुराल में इजाज़त नहीं है काम करने की, और इसी तरह के बहुत सारे और डीएम्स जिसके हवाले से लोग अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे। और हकीकत तो ये है कि जब हमारी परवरिश हो रही होती है तो हमारे पेरेंट्स अपनी नींदें हराम करके, अपना पेट काट के, अपनी ख्वाहिशें मार के हमें परवान चढ़ाते हैं और हमें वही एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि जिस तरह अम्मी अब्बू ने हमारे लिए जो कुछ किया है वो आने वाला जो हम सफ़र होगा वो भी कुछ ऐसे ही होगा। क्योंकि हमें तो लोग अच्छे ही नज़र आए जब हम परवान चढ़ाए जा रहे थे, हमें हमारी परवरिश हो रही थी। और उसके बाद जब एकदम बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हमें पता चलता है कि नहीं भाई, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारा घर है, तुमने चार दीवारी में रहना है, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट, कोई भी तालीम हासिल की हो, लेकिन तुम्हारी प्रायोरिटी तो बस यही होनी चाहिए। सो आपके जो ड्रीम्स, जो बचपन से आपके माँ बाप ने आपको दिखाए कि इस तरह ऊंचा उड़ना है, वो कभी कभार चकनाचूर हो जाते हैं किसी किसी की ज़िंदगी में। और आप इन दी एंड आप कहती हैं कि आपकी तो कोई पहचान ही नहीं है, आप बस सारी उम्र आपने अपने घर को दे दी। और उसके बाद जब आप एक सर्टेन एज पे पहुंचती हैं और आप देखती हैं कि बच्चे सब अपनी अपनी जगहों पे निकल गए और आप वहीं की वहीं हैं, तो आप कहती हैं अपने पीछे देखकर कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या, इन बच्चों को पाला पोसा, लेकिन मेरी पहचान क्या है। सो आपके ड्रीम्स जो आपके माँ बाप ने, आपकी फैंटेसी जो आपके माँ बाप ने आपको दिखाई, वो जब आपकी पूरी नहीं हो सकती, आपके ख्वाब को चल दिए जाते हैं, सो बड़ी तकलीफ़ होती है। सो इसीलिए पहले से ही अपनी बेटियों को ये बताइए कि कितनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, कितना इम्पॉर्टेंट है अपने आप को पहचानना। हमारे पास यहाँ 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो कि डिस्कस करेंगी कि क्या ज़िंदगी में उनके ख्वाब पूरे हुए या नहीं, या ये ख्वाब उन्होंने खुद पूरे किए अपनी मदद आपके तहत। तो आइए मिलते हैं। एक तरफ है फजीला कैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी चश्मे क्यों लगाए, मुझे पता है कि आपकी आंखों में ऑन अ लाइटर नोट, ये उन्हीं ख्वाबों की किरचियाँ समेट रही थी तो चुभ गई एक आंख में। नहीं, सुबह जब मैं उठी तो मैं सबसे इंट्रोडक्शन करा दूं। हाँ। तो फिर मैं आपकी पूरी, ठीक है, फिर मेरी दास्तान सुनिएगा। दास्तान सुनती हूँ। गजल सिद्दीक है मेरी दूसरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा भी कुछ थोड़ा सा हाल ऐसा ही है, गले आवाज़ जो है मेरी, यहाँ सबकी कुछ ना कुछ चकनाचूर हुई हुई है। और जब आते ही मैंने फजीला से कहा, मैंने कहा जब रॉक स्टार रात के वक्त ग्लासेस लगा सकते हैं, सन ग्लासेस, तो तुम क्यों नहीं लगा सकती? हाँ, और क्या। और मेरे पास यहाँ है राबिया रिजवान। रबिया रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। रबिया रिजवान पहली दफ़ा मेरे शो पे, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपका ड्रामा देखती हूँ मैं और बड़ा मुझे मजा आता है आपकी एक्टिंग देखकर। थैंक यू सो मच। So, आपको ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना फील्ड ज्वाइन किए? नहीं, इट्स बीन ओनली 2 years, 2 साल हुए, 2-2.5 साल। लेकिन आप बहुत अच्छा काम करती हैं। थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा कि आज आपको दावत देते हैं और ये टॉपिक आपने देख ही लिया है, ख्वाबों को चकनाचूर होते हुए। ऑब्वियसली बहुत सारी खवातीन हमसे आज रिलेट करेंगी, क्योंकि ये तो है ही ऐसी चीज़। देखिए, हम जो भी बात करेंगे ना, या मैं जो भी बात करूंगी, मुझे लगता है हर तीसरी औरत के साथ वही सब कुछ हुआ होता है। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं होता, इशू ये कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है। बिल्कुल। और ख्वाबों को चकनाचूर जहाँ तक करने वाली बात है, मुझे लगता है ना कोई आपके ख्वाबों को चकनाचूर कर सकता है और ना ही कोई उन्हें हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्चुअली आप खुद होते हैं जो अपना इरादा, अगर आपको कुछ करना है, अगर आप अपने इरादे में पक्के हैं, तो आप वो काम कर जाते हैं और आप सबको मजबूर करते हैं, उन लोगों को जो आपके साथ रिलेटेड है समहाउ, कि यू नो दिस इज़ द वे आई वांट टू बी, तो वो फिर आपका साथ देने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। सच्ची बात तो ये फजीला, एक फितरत होती है ना सबकी, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है खवातीन, ये कहने वाली थी। हर कोई स्टैंड नहीं ले सकता आपने, चाहे वो कितना भी बड़ा। मेरे सामने तो एक मिसाल मौजूद है, वो मैं ज़रूर आज कहना चाहती हूँ, इसलिए कहती कंप्लीट करूँ। मेरे सामने तो ये मिसाल मौजूद है क्योंकि
मतलब मैं तो ऑनेस्टली मैंने कोई ख्वाब नहीं देखे बचपन से, बिकॉज मुझे लगता है मैं ज़रा बहुत प्रैक्टिकल किस्म की हूँ लड़की, और बहुत अर्ली एज में जब आप 16-17 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं तो ख्वाब देखने का टाइम नहीं होता, प्रैक्टिकल करने का टाइम होता है। बट मुझे याद है निदा मुझे कहती थी जब इसकी शादी हुई थी, तो मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मेरे में बहुत, और मैंने देखा है क्योंकि वो फिर वो ये कि तुमने खुद इरादा किया, दैट्स व्हाई यू आर हियर। अगर तुम भी मतलब कुछ जैसे कई जगहों पे मुझे लगता है मैंने अपने लाइफ में उन चीज़ों को मैंने कहा नहीं यार मैं पीछे हट गई, मैंने कहा नहीं, क्योंकि आपके ख्वाब बहुत होते हैं लेकिन आपके ख्वाब तोड़ने वाले चारों तरफ मौजूद होते हैं, तो उसमें आप खुद को कितना स्ट्रांग लेके चलते हैं। सारी लड़कियां नहीं होती लेकिन बहुत सारी लड़कियां होती भी हैं। तो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस। मैं इतनी स्ट्रांग हेडेड भी नहीं थी, मगर मैंने काम किया अपने somehow तुमने इरादा शायद कर लिया। हाँ, मैंने इरादा कर लिया था कि अब जाहिर है मेरी कहानी तो कुछ और ही है, लेकिन वो मैं शेयर करूंगी बीच में। पहले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आप गेस्ट हैं और आपसे पूछूंगी। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपके ख्वाब क्या हैं। हर एज में आपके ख्वाब मुख्तलिफ होते हैं। जब आप छोटे होते हैं ना, आपको कोई और चीज़ फैंटेसाइज करी होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपने बच्चों की, लड़कियों की तरबियत कर लें, तालीम दे दें, उनको ख्वाब देखना भी सिखा दें, लेकिन उनको हम ये चॉइस नहीं देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ करे और इतना उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी देखे और उससे पूछे कि भाई मेरे ये ख्वाब हैं, क्या तुम मुझे ये आगे मेरे ख्वाब पूरे करने में मेरी हेल्प करोगे। और वो भी कहते भी हैं करोगे, दो तरह कर जाते, वही मैं कह रही हूँ, दो तरह बाद में मुकर जाते हैं। शौहरों की ना दो तरह की होती है, कैटेगरी दो तरह की होती है शौहरों की। एक वो होते हैं कि बस शादी कर लो, बस ठीक है सब कुछ करूंगा, फिर मुकर जाते हैं। एक होते हैं जो बड़े सच्चे लोग होते हैं। तो कुछ लकी होते हैं जिनको सच्चे लोग मिल जाते हैं और वो बाद में उसमें उनके ख्वाब पूरे करने में उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, I'll agree with both of them. बट द थिंग इज़ हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि ख्वाब देखने तक नौबत ही नहीं आती। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्ड ही नहीं होती, उससे पहले आपको शादी कर दी जाती है, आपकी ससुराल, रिश्ते निभाना, फिर बच्चे, तो वहाँ तक वो जाता ही नहीं। एक इंसान या एक लड़की पहुँच ही नहीं पाती कि उसको खुद क्या चाहिए। अपने आप को डिस्कवर करने से पहले ही वो रिश्तों में जो है उसको बेचारी को ये लगता है उसका ख्वाब शादी करना ही है बस। एग्जैक्टली जब तक वो खुद रियलाइज करती है, मिड लाइफ क्राइसिस जब हिट करते हैं, तो तब वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो एक नॉर्म है हमारे पास, कि वो फिर एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि सारी ज़िंदगी बच्चों को दिया, अब ये बड़े हो गए, इन्होंने छोड़ दिया मुझे, या हस्बैंड के पीछे सारी ज़िंदगी मैंने वक्फ कर दी और अब जो है वो एक 40s के बाद या 50s के अराउंड जो है वो एक चिड़चिड़ापन हो जाता है रिश्ते। तो वो चीज़ जो है ना, वो उस चीज़ में बदलने तक नौबत ना आए, उससे पहले ही अगर वो रियलाइजेशन हो जाए और वो सपोर्ट मिल जाए, तो आई थिंक आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम होती है और आप खुद भी, आपका कॉन्शियस ना एक क्लियर रहता है, आप ठंडे रहते हो। और निता साथ में ये भी होता है कि जब कोई रिश्ता आता है ना, चाहे उस लड़की ने कितने ख्वाब देखे हों, उनके पेरेंट्स कहते हैं बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर नहीं मिलेगा ऐसा, नहीं मिलेगा, क्या है तुम्हें करना, क्या है तुम्हें मजे से घर में बैठ के खाना है और इतना अच्छा मिल रहा है, लड़का मिल रहा है, सब कुछ जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो ये भी बड़ा एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि वो लड़की जो है सोचती है कि ऐसा ना हो मेरी उम्र निकल जाए, ऐसा ना हो उसके बाद मुझे ये अच्छा रिश्ता ना मिले। पेरेंट्स का भी थोड़ा सा होता है प्रेशर और वो भी बेचारे मजबूर होते हैं। गज़ल बहुत सारी, मैं तो और लोगों को नहीं जानती, मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा सेलिब्रिटीज से होती है। बहुत सारी ऐसी हिट हीरोइंस जो अपने ज़माने की थी, उनको बहुत अच्छे रिश्ते मिले और पैसे वाले, पैसे की फरावानी, बड़ा वैसे ख़ानदानी लोग मिले, उन्होंने अपनी करियर्स को छोड़ के शादियां कर ली। मगर जब वो 40s के बाद मेरे शो पे इंटरव्यू देने आई तो मुझे अंदाजा हुआ दे वर नॉट हैप्पी। इसकी वजह ये कि क्योंकि पैसा खुशी नहीं देता। 40s के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप सोचते हो कि नहीं, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ। उस वक्त आप दबा लेते हो अपने इमोशंस को, आप सोचते हो नहीं नहीं चलो अच्छा रिश्ता है, मैं अच्छे घर में जा रही हूँ, मुझे अच्छा शौहर मिल रहा है, अमीर शौहर मिल रहा है, या वट एवर जो उनके होते हैं। लेकिन वो अपने ख्वाब 40s के बाद एक औरत मैच्योर होती है, उसको फिर याद आता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं क्या करूं। खालीपन का एहसास होता है। 40s के बाद समझ आती है जिंदगी, यस, कि ये जिंदगी है क्या। अब हम शुरुआत करते हैं। फजीला, आपके क्या ख्वाब थे जब आप टीनेज गर्ल थी, और आपके क्या ख्वाब थे और लड़कियों की तरह क्या थी आप सोच? देखो ऑनेस्टली मैं यही बता रही हूँ ना कि टीनेज का तो खैर वो तो बहुत छोटे छोटे ख्वाब थे, वो तो छोटी छोटी खुशियाँ थी, वो डिफरेंट है। ख्वाब बदलते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, वो तो ख्वाब तो बदलते हैं। जब मैं बिल्कुल मतलब लाइक लेट्स से 10-12 ईयर्स की थी, ठीक है, तो हम लाहौर गए और हम उधर घूमने गए सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तो मेरा ख्वाब था कि काश मैं शहजादी होती और मैं यहाँ इन जगहों पे घूम रही होती, और मैं ये सोचती थी कि आई डोंट नो, समहाउ आप छोटे बच्चे होते हैं, आपका जहन अलग तरह से चलता है।
तो मैं कहती थी यार जिस जगह पे मैं चल रही हूँ इन रस्तों पे 100 साल पहले 200 साल पहले बहुत सी मलकाएं और शहजादियाँ भी चल के जा रही थी, तो काश मैं भी उन्हीं में से एक होती। तो जब छोटे थे तो ये ख्वाब होते हैं, और फिर एक ख्वाब आपके पेरेंट्स आपके जहन में डालते हैं, जो कि मेरे फादर ने मेरे जहन में डाला। उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें डॉक्टर फजीला के रूप में देखना चाहता हूँ। फजीला का आगे जो भी करियर होगा वो, क्योंकि एक हमारी दादा की डॉक्टर थी, उनका नाम फजीला था, तो वो बाबा को बहुत वो करती थी। बाबा ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो एक वो ख्वाब था। हाँ। तो हमारे बचपन के बहुत सारे ख्वाब आपके अब्बू का था, आपका था क्या? हाँ, लेकिन जब जाहिर है देखें बच्चे को जब आप बताते हैं तो बच्चे के जहन में बच्चा उसी तरह से फिर सोचना शुरू कर देता है। तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड थी। मैंने जब तक अपनी इंटर तक मैंने प्री मेडिकल से अपनी पढ़ाई की। मैंने कहा जी मुझे डॉक्टर बनना है, बट समहाउ शायद आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने कुछ और लिखा होता है। तो मैं एक्टर बन गई, और मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज मुझे ये लगता है कि अगर आज मैं जहाँ हूँ और अगर इफ़ आई एम हैप्पी, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, पुरसुकून हूँ, कंटेंट हूँ, तो शायद ये रास्ता था मेरा यहाँ तक आने का, जिसमें ये मुख्तलिफ ख्वाब और जगहें थी। लेकिन ख्वाबों को जहाँ तक चकनाचूर और पूरा करने वाली बात होती है ना, तो मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके ख्वाब ना ही कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई जोड़ सकता है। आप खुद ही होते हैं जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में ओवरऑल ये है कि हमें शायद इतनी सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पेरेंट्स, और वो जो आप बात कर रहे थे ना कि शादी हो जाती है उनकी, और वो देखो बात ये कि, या फिर आप जैसे कह रही थी कि बहुत सारे लोगों ने शादी कर ली, इंसान को ना लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। तो इट्स जस्ट नॉट पैसा, आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और उस वजह से आप शादी कर लेते हैं। और मुझे लगता है उस पर रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं, हम सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के ना दरमियान में नहीं है, हम दो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। तो अगर उन्होंने शादी कर ली थी तो आई थिंक नहीं की होती तो वो कहती हाय काश उस वक्त रिश्ता आया था, मैं कर लेती। तो ये सब चीज़ें आपकी चॉइसेस होती हैं। जिस वक्त आपने वो चॉइस की थी आपने कर ली, और आई थिंक उस वक्त का बेस्ट डिसीजन होता है। तो आगे अगर आपको, जैसे मैंने, अगर मेरे बच्चे जब छोटे थे तो कभी कभी मैंने कुछ साल पहले तक मुझे रिग्रेट होता था। मैंने कहा कि मेरे जो ज़िंदगी के 10 साल थे, जिस वक्त मेरा हीरोइन वाला काम चल रहा था, आई वाज मेन लीड, तो आई स्टॉप्ड वर्किंग व्हेन आई वाज 24 बिकॉज आई हैव 2 बॉयज एट दैट टाइम। तो मैंने कहा अभी मुझे इनको पढ़ाना है, और फिर कैसे ने कहा कि यार बच्चे अपसेट हो जाएंगे, मैं भी काम करता हूँ। तो मैंने 24 साल की उम्र में काम रोका, और फिर मैंने 34 की उम्र में जाके काम दोबारा शुरू किया। लेकिन वो 10 साल कभी कभी मैं सोचती थी कि यार मैंने छोड़ा, उस वक्त बड़ा काम था, उस वक्त चैनल्स आए थे, उस वक्त मेन कैरेक्टर्स थे, मुझे बहुत ऑफर होती थी और मैं मना कर देती थी क्योंकि वो मेरी चॉइस थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि यार वो चॉइस ठीक थी, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को कामयाब देखती हूँ और उनकी पर्सनैलिटीज़ में बहुत अच्छी देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं यार वो रिग्रेट नहीं था, वो शायद सही डिसीजन था। तो इंसान मुख्तलिफ चीज़ें सोचता रहता है। उसके बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया, तो अब आई एम गुड। वो ख्वाब मेरा ख्याल है कभी कभी जो है ना वक्त के साथ साथ बदल जाने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके लिए अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ ना कि ख्वाब बदल देना। जैसे लाइक मैं भी एक्टिंग करती थी और मेरे भी यही चीज़ हुआ कि मेरे भी बहुत अर्ली बच्चे हुए। लाइक 23 में मैं माँ बन चुकी थी और मेरे बच्चे हो गए थे 25 में, 23 में। तो उसके बाद जो है वो मुझे भी यही एक साथ 2 बच्चे आ जाना और आपको समझ नहीं होती क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने भी अपने एक्टिंग के करियर को 6 साल तक खैर बात कह दिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा ऐसा क्या करूं कि जो ख्वाब हैं इनको किसी तरह इस तरह मोल्ड करके रास्ता बनाऊं कि एक्टिंग जो है वो तो सुबह से रात तक का टाइम लेती है। तो बच्चे जब स्कूल गोइंग हुए तो मैंने कहा क्या ऐसा कर सकती हूँ। टीचिंग नहीं, वो मैं तो इतनी अच्छी टीचर नहीं हूँ, क्या बातें बहुत करती हूँ। ओह तो क्यों ना मैं अपना करियर स्विच करूँ। और मैंने अपना करियर स्विच करके होस्टिंग की तरफ ले आई कि मैं घर और काम दोनों में मैं आना रवि बैलेंस रख सकूं। और मैंने अपने ख्वाबों को तोड़ने के बजाय और घर को तोड़ने के बजाय दोनों को बीच का रास्ता अपनाया और उसको अब पूरे करते करते आज मैं आपके सामने ही आऊँ। इतने सालों से मैं कंसिस्टेंटली यहीं पर हूँ क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी और मेरे अंदर वो नेचर है कि मैं जो भी करती हूँ वो सच्चे दिल से करती हूँ और वो टिका के करती हूँ। हाँ वही है ना, हर किसी का नेचर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आप दोनों के ख्वाब से। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नहीं नहीं, अच्छा वैसे मैं सोचूं उतार के देखो, नजर तो नहीं आएगा कैमरे में? नहीं नहीं, क्या सही है?
आप तो मुक्का मारने वाली हैं, आप थोड़ी मुक्का खा सकती हैं। नहीं मुक्का नहीं, अल्लाह और इतनी प्यारी आंखें क्यों छुपा रही हो? और क्या Yeah, and it looks perfectly है fine. ना, और अच्छा, बिल्कुल चलो। नहीं Yeah. कोई चले ठीक है भूल जाए कुछ भी नहीं है चले। अच्छा, तो हम बात करें आज, अगर किसी ने अभी ज्वाइन इन किया, हम बात करें कि जो आपके ख्वाब जिंदगी में किसी ने भी चकनाचूर किए हों, बस आज दिल खोल के बता दें, ताकि वो लड़कियां जिनके ख्वाब चकनाचूर किए जाने वाले हों वो पहले से खबरदार हो जाए। और हम नहीं चाहते कि उनके ख्वाब चकनाचूर हों, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ज़िंदगी में कौन सा टाइम किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, ये आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हम शुरू कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन से। आपकी अच्छा, कैनेडियन इमिग्रेशन से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि हाँ। जो आपके ख्वाब तो पूछे ही नहीं मैंने। ख्वाब जो Sorry। हैं, ख्वाबों की बात चल रही है तो क्या होता है कि जब आप, जैसे मैं अगर शुरू से स्टार्ट करूं कि मेरी जब मारवी ड्रामा जब मैंने किया था, उसके फ़ौरन बाद जो है ज़ाहिर एक हीरोइन आती है, इतने हिट ड्रामा होता है, रिश्तों पे रिश्ते आते हैं ना, वो प्रपोजल्स का हाँ। वो शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है वो 90% जो मेरे प्रपोजल्स आते थे वो कहते थे कि बस ये आखिरी ड्रामा है, इसके बाद काम नहीं करना है तुम्हें। हाँ। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। और दूसरा ये कि मैंने ये भी ख्वाब देखा था, क्योंकि हम 7 बहन हैं। हालांकि देखिए, ड्रामा देख के ही रिश्ता दिया है, देखिए। उसके बावजूद ये आखिरी ड्रामा। अब तो खैर चेंज हो गया ये परसेप्शन, पहले बहुत ज़्यादा होता था। और उसके बाद जो है वो मैंने एक और ख्वाब देखा था, क्योंकि हम 7 बहनें हैं निदा, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं तो सबसे छोटी हूँ उसमें, तो मैंने ये एक ख्वाब और भी देखा था कि मैं जो जहेज़ के नाम पे एक धेला नहीं ले जाऊँगी। मैं बिल्कुल क्लियरली उसी फैमिली में जाऊँगी जो बंदा जो है ना वो ये फ़कीर बना शो ना करे कि हमें ये चाहिए, हमें बेडरूम सेट चाहिए और फलां चाहिए, टिमका चाहिए, कार चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें बहुत चीप लगती थी। तो मैंने जहन में ये सोचा हुआ था कि एक तो मैं अपनी टर्म्स पे जीऊँगी, मैं अपने ड्रामे करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ूँ और बात है, लेकिन कोई मुझे ज़बरदस्ती ना करे। तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारे अच्छे, मतलब कि सो कॉल्ड जो अच्छे होते हैं माशरे में रिश्ते, उन सबको मैं मना करती थी। फिर लकीली जब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मुझसे 4 गोलियां ज़्यादा खा के बैठे हुए थे ना। वो तो कह रहे थे तुम्हें तो जो करना है लाइफ में करो, क्योंकि मैं यकीन इन चीज़ों पे रखता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी। इनफैक्ट तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो का लाइफ में करना है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो एक दिन ऐसे मजाक में उसने कहा कि अच्छा व्हाट इफ़ अगर मेरे लाइफ में कभी ऐसा कोई हाल आता है कि हमें रोड पे आना पड़े, फुटपाथ पे आना पड़े, तो मेरे साथ दोगी? मैंने कहा मैं आपका साथ दूंगी, और बल्कि मैं आपको उस फुटपाथ से निकालने की एफर्ट भी करूंगी, क्योंकि मैं, अल्लाह ने मुझे हाथ पैर सब सलामत दिए हैं, मैं एक टैलेंटेड जहन रखती हूँ। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस वक्त भी जो है वो एक होता है ना कि भाई जब वो पहली मुलाकात की बातें होती हैं। हाँ, मतलब शुरू में कि क्या तुम मेरा इस हद तक साथ दोगी। तो जैसे वो ब्रेक में फजीला कह रही थी कि एक परसेप्शन होता है कि जो टीवी में काम करने वाली लड़कियां होती हैं शायद वो अपना घर नहीं बना पाती। हाँ। तो ये उस वक्त बहुत ये होता था यहाँ तो 3-4 बैठी हुई है घर बनाने वाली भाई और 4 की तो आपको एक ही अंडर वन रूफ मिसाल हाजिर है। तो बस उसके बाद जो है वो अब जंप लगाते हैं कि जब इमिग्रेशन की बात हुई, हाँ। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था और मेरे हस्बैंड क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के PhD हैं, तो उनका ये ख्याल था कि मैं छोटी एज से बच्चे को भेजूं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो, ये हो, जो भी है। लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को छोटी एज में नहीं भेजूंगी, और वो भी एक सिंगल चाइल्ड एक नए माशरे में जाए, वो गलत ट्रैक पर चला जाए किसी गलत चीज़ों में, और अपने कल्चर से इतना दूर मैं नहीं चाहूँगी। मैं अपने कल्चर के साथ उसको पालना चाहती हूँ, अपने माँ बाप की छाँव में पालना चाहती हूँ। तो कोई और तरीका नहीं था। फिर हमें ये था कि इमिग्रेशन जो है हमारी हुई, वहाँ पर हमने सारा सिस्टम शुरू हुआ, और फिर उसने भी रिज़ाइन किया, जॉब कर रहा था, मैंने भी मॉर्निंग शो करी थी मैं, और मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और हम सारा मूव हो गए। तो मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड ने इस मामले में मेरा बड़ा साथ दिया कि एक नई दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे को अपने सामने पालना चाहती हूँ, उसकी तरबियत करना चाहती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ये इमिग्रेशन वाला था, तो वो उस लिहाज से जो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आई कैनेडियन इमिग्रेशन से मतलब बच्चे को अकेला भेज रहे थे ना वहाँ। ओह, ठीक है, अब माँ बाप के बगैर अगर वो जाता, मतलब वो तो यहाँ से सब वाइंड अप करके दे मूव्ड अलोंग विद योर किड। अच्छा, तो बच्चे की वजह से परवरिश के लिए, और मेरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कि मैं अपने बच्चे की तरबियत
अपने कल्चर के हिसाब से, अपने वैल्यूज़ के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से करना चाहती हूँ। ओके। मैं उसको अकेला नहीं भेजना चाह रही थी तो आपका बच्चा कितना छोटा था जब मेरा बच्चा 11 साल का था, 10 और वो 11 साल में ही भेज रहे थे? क्योंकि वहाँ पे वो एलिमेंट्री स्कूल से ही वो स्टार्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर हाई स्कूल, ताकि वो बच्चा सिस्टम में जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉब्लम ना हो। ओके। ऑल्दो मेरे बड़े भाई भी वहाँ रहते हैं कनाडा में, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर है जो तरबियत माँ कर पाती है वो कोई नहीं कर पाता। तो ये सब छोड़ छाड़ के ना बड़ा मुश्किल था। सिचुएशन ऐसी बनी कि आपने अपने करियर और उनके भी करियर जो है दोनों माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए। ओके, आप बताइए। मैं जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए, तो मुझे जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की, जब मैंने करियर स्विच किया, बिकॉज आई हैड बीन टीचिंग फॉर पास्ट 15 years, आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, IB ट्रेंड। लेकिन 2 साल पहले जब मैंने करियर स्विच करने का डिसाइड किया, तो सबसे पहला सपोर्ट हस्बैंड, बिकॉज ही वॉज द वन हु डायग्नोस्ड कि मैं खुश नहीं हूँ इस जॉब से। स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन आई वेंट इनटू डिप्रेशन। तो मुझे नहीं मज़ा आ रहा था उस जॉब में। बस वो एक होता है ना, घसीटते हैं आप अपने आप को, एक बहुत मोनोटनस हो जाती है आपकी ज़िंदगी। और जिस तरह की मैं हूँ, फ्री स्पिरिटेड, क्रिएटिव, तो वो एक ना वो टाइम टेबल फॉलो करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। मुझे चेंजेस चाहिए। हर थोड़ी देर में अपने घर की सेटिंग भी चेंज करती रहती हूँ। कुछ ना चेंज होता रहना चाहिए। तो ही रियलाइज्ड, एक्चुअली ही मेड मी रियलाइज कि तुम नहीं हो ये जॉब में ना, तुम सेट नहीं हो, तुम छोड़ दो, तुम बहुत डिप्रेशन में जा रही हो, तुम चिड़चिड़ापन हो रहा है, तुम यू आर नॉट हैप्पी। तो समर ब्रेक आया और मैंने ऐसे ही रैंडमली एक स्टैंड अप कॉमेडी वर्कशॉप अटेंड की और वो सिलसिला बस वहाँ से शुरू हुआ और ही सपोर्टेड मी अलॉट। उसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ किए। तो आई अलॉन्ग विथ एक्टिंग, इनफैक्ट एक्टिंग से पहले मैं स्टैंड अप कॉमेडी करती रही हूँ, इम्प्रोव कॉमेडी करती हूँ मैं। तो फिर वो स्टार्ट किया। थिएटर मैंने नापा ज्वाइन किया, उसमें थिएटर के लिए मुझे ऑफर्स आई, तो वो ही सपोर्टेड मी। ही हैज़ ऑलवेज बीन द वन जो ऑडियंस में सबसे आगे होते हैं मेरे थिएटर शोज में, मेरे हर कॉमेडी शो में। वो हमेशा चाहे कहीं भी हो, मीटिंग्स वगैरह, सब अपना लाइन अप करके, वाइंड अप करके वो पहले पहुंचे हुए होते हैं कि नहीं ये मिस नहीं करूँगा। तो वो एक बहुत एक वो इमोशनल एक सपोर्ट आपको मिलता है कि यार ऑडियंस में आप देख रहे हो वो अपना वो पिलर बैठा हुआ है। तो वो चीज़ हमेशा से जो है वो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, 10 साल पहले आ जाती तो शायद लीड करती। क्योंकि मैं कहा मेरा वो दिमाग ही नहीं है, मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है। वो रेस में हुई नहीं मैं कि मुझे लीड आना है, मुझे मतलब आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस और नॉट, बट मैं अपने से बच्चे बड़े एक्टर्स की भी माँ बन चुकी हूँ अब तक इन 2 सालों में। तो आई हैव नो रिग्रेट, क्योंकि मेरा घर स्टेक पे नहीं है, मेरे बच्चे स्टेक पे नहीं है। घर अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो पायलट पर है, बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हैं, अपना खुद देख लेते। इतनी तरबियत उनकी कर चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अगर सेट पर भी हूँ तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि वो कहाँ हैं, क्या है, क्या हो रहा है। वैसे भी मॉम गिल्ट भी तो होता है कि जो सर्टेन एजेस पे हमने काम को खैरबाद कहा, वो एक हमारा अपना भी मॉम गिल्ट था ना कि हम काम पे होते थे तो हमें बच्चे याद आते थे और हम खुद भी, और वो फिर क्या होता था हमारे अंदर तो आग भड़क ही रही होती थी। एक चिंगारी मियाँ कहते थे बच्चे हमारे देखो इधर दर बदर हो जाएंगे, बस उनका ये कहना ही होता था ना, तो हम कहते थे बस मैंने छोड़ दिया। मैंने खुद एक जॉब की और एक नया चैनल उस वक्त खुल रहा था और बिल्कुल मतलब सब उसमें थे। तो अगर अब तक कर रही होती तो पता नहीं मैं ज़ाहिर अपने करियर में कहाँ होती, एज यू नो कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन 3 महीने बाद ही ना मुझे कैसे ने पहले कहा हाँ करो, तो मैं गई। फिर कैसे ने कहा मैं घर आता हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे बिल्कुल यतीमों जैसे लगते हैं, इतना मुझे दुख होता है। मैंने अच्छा फिर मैं तो बिल्कुल ही मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे ऐसे लगते हैं, नहीं मैं कुर्बानी दूंगी। तो मैंने वो 3 महीने में जॉब छोड़ दी थी। लेकिन खैर अब बात ये नहीं है, बात ये भी है कि कई जगहों पे हम खुद भी ऐसे चाहते हैं। और मेरा तो एक ख्वाब ये भी था, आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने ना डाइजेस्ट और नॉवेल्स पढ़े थे अपने मैट्रिक 9th मैट्रिक में। तो मैंने कहा घर परफेक्ट होना चाहिए, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट होना चाहिए, यू नो हर चीज़, मेरा मियाँ खुश होना चाहिए, मियाँ घर आए तो खाना ट्रे में लगा होना चाहिए, यू नो। तो वो एक बचपन का ये था जहन में, ख्वाब ही कह लें आप उसको। तो बस हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी अगेन यू नो इफ़ यू आर कंटेंट इन दिस एज, दैट मीन्स दैट इज़ ऑल
you know, your way to this. You are right. Exactly. And I place. think it depends on your नीयत. अगर आपकी नीयत साफ है और हाँ. आपका एक फोकस आपके ऊपर है, rather than दूसरों पे आप फोकस कर रहे हैं कि कौन कहाँ है कैसे, आप अपने आप को हमेशा एग्जामिन करें, पहले यहाँ थे आज यहाँ हैं, तो आई थिंक आपके रास्ते आसान हो ही जाते हैं। वक्त भी बदल गया है ना। हम 4 लोग जो हैं अल्लाह का शुक्र ब्लेस्ड हैं कि हमें उतनी सख्ती, इतनी पाबंदी ससुराल की, इसकी उसकी, और हमने छीन भी लिया ना। हाँ, जो चाहिए था कुछ छीन भी लिया। हमने लाड लाड में, प्यार प्यार में छीन भी लिया ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहते, लेकिन ऑफ स्क्रीन बैठकर वो कुछ अपने ख्वाबों की चकनाचूर होने की दास्तान हमसे शेयर करना चाहेंगे। हमारे पास शाजिया इस वक्त हैं पर्दे के पीछे। जी शाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, हमारे माशरे में कुछ शौहर जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो बीवियों के जज्बात हो गए, उनकी ख्वाहिशात हो गई, उनके एहसासात हो गए, उनको वैल्यू ना करना ना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं भी उन्हीं बीवियों में से ही रही कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ब्यूटिशन बनूं, और ऑब्वियसली एक औरत कुछ भी काम करे, चाहे वो ब्यूटिशन बने चाहे कुछ भी बने, उसका यही होता है कि जो भी अर्न करेगी ऑब्वियसली अपने घर पे ही खर्च करेगी, घर पे लगाएगी। पर मेरे शौहर को ये था कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है, बच्चों को कौन देखेगा, तुम ये सब करोगी तो घर वो हो जाएगा, घर को कौन देखेगा, बच्चे छोटे हैं। खैर मैंने मेक श्योर किया कि नहीं, मैं देखें, मैं पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे घर और मेरे बच्चे हैं, मैं सब मैनेज कर लूँगी। मैंने बड़ा टाइम को देख के, बच्चे जब स्कूल जाते तो मैं उस टाइम पे अपना सीखती, कोर्स किया, मैंने जैसे तैसे कोर्स कर लिया, छोटा सा एक सेटअप अपने घर में ही मैंने पार्लर का किया। लेकिन मेरे शौहर को किसी तरह से भी मतलब ना वो नहीं था कि बस ये कैसे मतलब ये काम कर रही है, या बस उनको कुछ ना कुछ परेशानी रहती थी। क्लाइंट मेरे घर में आ रहे हैं तो उनके सामने ही मिसबिहेव करना, शोर शराबा करना, तो वो क्लाइंट्स जो है ना डर के चले जाते थे। कभी कभार दरवाज़े पे क्लाइंट खड़े हुए तो उन्होंने जो है कुछ ना कुछ इस तरह से बात करना, मिसबिहेव करना कि वो दरवाज़े से ही जो है ना क्लाइंट्स चले जाते थे। तो मैं मुझे समझ में नहीं आता था कि ये इस तरह क्यों करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि पता नहीं कौन इनको इस तरह से बोल रहा है, कि क्या वजह, जो मेरे, हालांकि मैं ना घर अपना निगलेक्ट करती हूँ, ना ही मैं बच्चों को वो करती हूँ। तो पता चला कि उनके, मेरे शौहर के बड़े भाई, उन्होंने बस उनके कान में ये डाल दिया था कि अगर ये काम करने लगेगी, ये कुछ कमाने लगेगी, तो ये तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी। तो बस मतलब हम औरतें अपनी ख्वाहिश का गला ही दबा दें इनकी सारी चीज़ें देख के। हालांकि मैंने ये हमेशा फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे, मेरा घर रहा है, लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि जाहिर सी बात है क्लाइंट इस तरह से घर में देख रहे हैं कि हस्बैंड इस तरह कर रहा है, तो वो फिर आना ही छोड़ दिया उन लोगों ने। और फिर जाहिर सी बात है मैंने अपनी जो ख्वाहिश थी उसको फिर मैंने अपना, जाहिर सी बात है वो गला दबा दिया। मैंने कहा ठीक है, बस फिर रहने ही दिया मैंने, मैं क्या कर सकती थी। इन्होंने ना बातों बातों में एक इतनी सही बात कह दी है कि वाकई ये भी हमारे मर्दों की एक इनसिक्योरिटी है कि अगर कमाने लग जाएगी तो स्ट्रांग हो जाएगी, तो मेरे हाथ में नहीं रहेगी, मेरे रोब में नहीं रहेगी। ये इतनी फजूल किस्म की इनसिक्योरिटी है कि, और ये सच बात है, ये है लोगों में। और जैसे इन्होंने एक और बात कही कि इजाज़त भी दे दी और उसके बाद फिर मसले क्रिएट किए। इजाज़त इसलिए दी ना कि उनको लगता होगा ये नहीं कर पाएगी, लेकिन जब वो कर पा रही होती है और अर्न करना शुरू करते हैं। जो ये बिहेवियरल पैटर्न है ना, ये बहुत सैडिस्ट किस्म का पैटर्न है। और ये आई एम सॉरी टू से, बट ये आपके जो घर का माहौल, जो आपकी अपब्रिंगिंग है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड आई थिंक इसमें माओं का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अपने, मैं तो कहती हूँ कि आजकल के दौर में बेटियों से ज़्यादा आप अपने बेटों पे ध्यान दें, उनको बताएं कि घर गृहस्थी कैसे चलती है। आप एक औरत को निकाह में लेकर आते हैं, अपने घर लेके आते हैं, तो उनको सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होता कि छत दे दी, कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। और तो आप जानवर को भी दे देते हैं ना खाना और जगह पे बैठने की। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें सिखाना आई थिंक हमारे पास लड़कों को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेफ फील करे आपके पास रहकर हर तरीके से। और आप उसकी पर्सनालिटी ग्रूम करेंगे तो आपकी नस्ल बढ़ेगी और उसको ये डर ना हो। मैंने देखा है बहुत सारी औरतों को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो कोई बात कर रही होती है तो बात करते करते वो अपने मियाँ को देखती हैं कि कुछ गलत तो नहीं कह दिया मैंने। कि इतना प्रेशर होता है उन पे उनके मियाँ की पर्सनालिटी का कि हम कोई बात ऐसी ना कह दें, हम उनको बुरा लग जाए। हाँ, कि उनको बुरा लग जाए या कोई ख्वाब ऐसा ना देख लें। मतलब मैं ये कहती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि आप
आपके बीच में कोई पर्दा ही नहीं है। बिल्कुल। तो आप कैसे सोच समझ के बोलेंगे मियाँ के सामने? एक्चुअली वो रिश्ता फिर मियाँ बीवी का वो हुआ ही नहीं ना असल जैसा होना चाहिए। असल रिश्ता यही है कि जब कोई भी रिश्ता मैं कहती हूँ, चाहे दोस्त का है चाहे भाई बहन का है, वो रिश्ता इतना ही खूबसूरत होना चाहिए कि आपको कुछ सोच समझ के ना बोलना पड़े। आप जो है वो है, वो है। Exactly. ये मैं लोग तो समझती समझती हूँ हूँ कि कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ ही का होता है। हाँ, अगर कि आपको सही कंपैटिबिलिटी के साथ पार्टनर मिल जाता है। अब हम मीडिया के लोग हैं ना, अभी भी हालांकि मैं प्लेस वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं बाहर निकलते हैं तो तस्वीरें खिंचवाना, ये करना, सेल्फी लेना, और मेरे हस्बैंड साथ होते हैं, उनको कह रहे होते हैं प्लीज़ आप तस्वीर ले लेना, मेरे कोई होते हैं मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, जो भी। तो ये जो इनसिक्योर मर्द होते हैं ना, ये प्रॉब्लम उनको होता है कि बीवी आगे ना निकल जाए, बीवी ज़्यादा कमाना ले, जो अपने और गजल क्या करे, ज्यादातर मर्द इस माशरे में ऐसे ही हैं, इनसिक्योर ही हैं। हर कोई आप क्या करें, आप छांटी करने जाएंगे कि अच्छा ये लड़का सही है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि उसमें जो है, उसमें अपना ये ज़रूर सोचना चाहिए, जो आपको लार्जर पिक्चर में अपनी फ्यूचर नज़र आता है ना, वो आपको जब बच्चे आपके एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं पढ़ लिखे, तो आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है। उस चक्कर में ना बहुत सारी मदर्स अपना सेक्रीफाइस करती हैं, और अगर जो नहीं करती हैं तो वो कहीं ना कहीं पे खो देती हैं, कुछ ना कुछ तो खोती हैं। गज़ल ये प्रॉब्लम है ना, हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, लोगों को इतना वो अवेयरनेस नहीं है, और इनकी बात बिल्कुल सही है। जैसे अब चीज़ें चेंज हुई हैं तो हमें अपने लड़कों की तरबियत करनी चाहिए इस तरह कि जब आपके लड़के की तरबियत हुई होगी तो वो एक अच्छा घर बना सकेगा। सिर्फ औरत नहीं कर सकती, दोनों हाथ से ताली बजती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम ये बात कर रहे हैं जो कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा करना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का जो ज़ख़म है ना, वो उनको हम खुरच रहे हैं। बहुत सारी जो उस पार बैठी हैं, जिनके ख्वाबों को कुचला गया है, तो वो ना उनको थोड़ा सा कुछ आज सनसनी उनकी मचेगी आज के दिन। मुझे देखो, ये हर औरत की कहानी है, हर किसी की स्ट्रगल होती है। जब आप एक ज़िंदगी में मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, फिर आप एक मैरिड लाइफ में आते हैं, सबकी स्ट्रगल्स होती हैं। लेकिन उन कुचले हुए ख्वाबों को बैठकर रोने से बेहतर यह है कि अब जो टाइम है उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो बिजनेस वुमन बनने की ख्वाहिशमंद थे, ये देखो ना, कुछ भी नई अदाकारा और क्या, तो अभी भी देर नहीं हुई। आप पढ़ाई भी कर सकती हैं। मैंने पढ़ाई की, मैंने जिम स्टार्ट किया है। बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने जिम स्टार्ट किया, अभी मैंने कहा देर नहीं हुई है, so I just started। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अपनी पढ़ाई अपनी शादी के बाद कंप्लीट की, अपना बैचलर्स, 2 बच्चे होने के बाद आई डिड माय बैचलर्स, आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मतलब कभी रुकी नहीं जिंदगी में। कोई एज नहीं होती कुछ गेन करने की। और कभी कभी क्या होता है कि एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। जैसे मैं अपने बच्चे की तरबियत के लिए निकल गई उस सीन से, जब मैं मेरे लिए बहुत काम था, ठीक है, और मैं पूरे वहाँ पर 12 साल रही, 11 साल जो भी, तो लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि इस फील्ड में आप दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, आप किसी ना किसी तरह से फिर काम कर सकते हैं। एक और बात बताओ, आपको क्यों रिग्रेट नहीं है? आप क्यों निकल गई? क्योंकि आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था करने को। इंसान की फितरत होती है कि अगर उसको कोई चीज किसी चीज से रोका जाता है ना, उसको उलझन होती है। मुझे लगता है हर इंसान इस दुनिया में आज़ाद पैदा हुआ है। अच्छा, सिर्फ औरत नहीं, जेंडर को हटा दें, हर इंसान इस दुनिया में आज़ाद पैदा हुआ है, और अगर आप उसको आज़ादी देंगे समझा के तरीके से, तो वो उसका अच्छा ही इस्तेमाल करेगा। अच्छा, कुछ सिर्फ औरतों के ख्वाब नहीं कुचले जाते, कुछ मर्दों के ख्वाब भी बेचारों के कुचले जाते हैं, जो कि उनकी समटाइम्स फैमिली, माँ बहन बीवी, उन बेचारों के भी ख्वाब कुचले जाते हैं। तो हमें अपनी नस्लों को जो है ना तरबियत उनकी अच्छी करनी है कि भाई जियो और जीने दो, एक दूसरे से अगर हक चाहिए, हक लेना है तो हक देना भी सीखो। तो हमें थोड़ा सा ना इन चीज़ों को इस तरह भी देखना पड़ेगा। इट्स जस्ट नहीं कि औरत पे सिर्फ जुल्म नहीं हो रहा, नहीं, बहुत सारे मर्द फैमिली की किफायतशारी के लिए कि भाई वो ही अकेले कमाने वाले, वो जो उनकी पसंदीदा जॉब होती है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें कमाने में उनको देर लगेगी। तो वो जो स्टेबल जॉब होती है वो बेचारे सारी उम्र 9 to 5 रगड़ते रहते हैं। एग्जैक्टली। और पता है निदा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को, मैं हर लड़की को कहती हूँ कि प्लीज अपनी डिग्री कंप्लीट करो। ये नहीं सोचो कि मियाँ मैं एक अमीर आदमी से शादी कर लूंगी तो मुझे कमा के मतलब दे देगा, स्टेबिलिटी होगी। अपनी डिग्री कंप्लीट करो, अपनी जॉब करो, सब मिलके कमाएंगे तो आप। एक बहुत मशहूर कपल, एक बहुत मशहूर सिंगर कंपोजर, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो मेरे शो पे दोनों मियाँ बीवी आते थे इंटरव्यू के लिए, जब मैंने नया शो शुरू किया।
वो स्टेबल जॉब पे उनकी शादी हुई थी, वो इंजीनियर थे। अम्मी अब्बू सबने कहा भाई शादी कैसे होगी, क्या होगा, लव मैरिज थी, रिश्ता भी नहीं दे रहे थे वो कि भाई कोई स्टेबल जॉब नहीं है, क्या म्यूजिशियन बनोगे, उसका आगे क्या फ्यूचर है। उन्होंने शादी की, इंजीनियरिंग की जॉब पे वो बेचारे 9 to 5 करते थे। बीवी ने कहा मुझे पता है तुम्हारा ख्वाब म्यूज़िक है, तुम करो म्यूज़िक, मैं कम खा लूँगी, कम कमा लोगे तुम, लेकिन मैं कम में गुजारा कर लूँगी। और आज वो इतने नामवर कंपोज़र और म्यूजिशियन है माशाल्लाह, इंटरनेशनली कंपोजिशन। देखो बात ये कि एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। हाँ, चाहे मर्द हो या औरत हो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आपका वो पार्टनर होता है, आपको उसके दुखों में भी साथ देना है, उसकी खुशियों में भी साथ देना है, उसके ड्रीम्स को पूरा करने में भी साथ देना है। और देखिए कौन है मेरे पास अगली? सबा जी। सबा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक कम आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही सबा, हमें माइक बिल्कुल करीब करो। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक कम तालीम याफ्ता इंसान से कर दी, जो कि एक जनरल स्टोर चलाते हैं। उनके उठने बैठने बात करने में बिल्कुल जहालत टपकती है, और मतलब कोई शऊर नहीं है। पैसा बहुत है, पैसे की फरमानी है, लेकिन अजियत मतलब एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है मुझे ज़िंदगी में ना। और अब मैंने अपनी बेटी को माशाल्लाह से जो कि ग्रेजुएशन करवाई, और अब मैं चाहती थी कि वो अच्छी पढ़े लिखे ख़ानदान में उसकी शादी हो, लेकिन मेरे मियाँ ने उसमें भी मुझे पीछे ही रखा। किसी के सामने भी कुछ भी कह देना उनके लिए एक बड़ी आम सी बात है। और अब उन्होंने उस अपनी बहन के बेटे से, जो कि एक कार मैकेनिक, उसकी बात पक्की कर दी। अब जिस ज़िंदगी से मैं गुज़र चुकी हूँ, समझौता करे वो ही मेरी बेटी गुजारे, तो ये एक ज़हनी अजियत मुझे दे दी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह हैंडल करूँ। अब तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। जब आपने पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजार दी, तो अपनी बेटी के लिए तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कभी कभार। एक और अलग पॉइंट है, देखिए कोई भी काम करना, मेहनत करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो कार मैकेनिक भी है तो आप ये देखें कि वो बच्चा कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। हो सकता है कि आप उसे आगे पढ़ने के लिए बात तो कार मैकेनिक वाली वो कर ही नहीं रही। वो कह रही है कि पढ़ी लिख, मेरा मियाँ पढ़ा लिखा नहीं था, मैं पढ़ी लिखी खानदान में ही की है उन्होंने, खानदान में की ना बहन के बेटे से। सो वो खानदानी कल्चर्ड नहीं है। देखिए खाली डिग्रियां थोड़ी होती हैं, पढ़ाई का ताल्लुक डिग्री से नहीं है, शऊर भी चाहिए होता है, तरबियत भी चाहिए। आपका रख रखाव जहालत है अगर, तो एक आप सलीकाशार घर से और पढ़े लिखे घर से आके आप उस जहालत वाले घर में, चाहे वो डॉक्टर भी हो, कुन ज़हन है और डिग्रीज आपके पास हैं, नहीं कुन ज़हन की बात ही नहीं मैं करेगी। आपका एक रवैया होता है, एक जहालत का रवैया है, एक कल्चर्ड पढ़ा लिखा रवैया। डिग्रियां आपको ये नहीं देती हैं कि आप पढ़े लिखे हैं या जाहिल हैं। बहुत सारे घराने जाहिलियत से भरपूर होते हैं। बिल्कुल। सो वहाँ अगर कोई थोड़ा सा मैं फजीला की बात को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो है वो जाहिल ना हो। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। मैकेनिक जो है वो जाहिल हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। उस बच्चे से बात जरूर करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि हो सकता है वो अपने फैमिली से के उस मिजाज से निकलना भी चाहता हो, वो डिफरेंट भी हो, उसके अपने ख्वाब भी हो, जो और हो सकता है वो चाहता हो कि पढ़ी लिखी बीवी हो, तो वो इस आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, मेरी बच्ची तुम्हें अच्छी लगती है, तो तुम इतना पढ़ लो या ग्रेजुएट कर लो, या मतलब अगर तुम्हारा रवैया होगा 2 साल तक, वो इंटरेस्टेड होगा तो अपने आप को अपग्रेड करेगा। हाँ बिल्कुल, और अपना रवैया भी चेंज करेगा, तो क्या पता कि आप एक बेहतरीन का सबब बन जाएं। क्योंकि उसकी भी तो बच्ची है ना, सिर्फ इस औरत की तो नहीं बच्ची, उस बंदे की भी बच्ची है। वो भी अपनी गुड फेथ में ही अपनी बेटी के लिए स्टेबिलिटी ढूंढ रहा होगा अपने खानदान में, कि कहीं गैर खानदान में चली जाए, कोई ऐसा वैसा कोई बात हो जाए। देखो लड़ना बहुत आसान है, बात को बना के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी चक्करों में तो हमने बड़े ख्वाबों को साइड पे फेंक दिया। मैंने कहा अच्छा भाई लड़ना आसान है, लेकिन और वो ख्वाब अब मतलब मैं वैसे मेरे पास एक मैं नज़म भी लिखती हूँ, मैं पोइट्री भी करती हूँ। और देखो हम सब के अंदर ना एक लड़की होती है छोटी सी, हम चाहे 50, 60, 70, 80 जितने के भी हो जाएं, हमारे अंदर एक छोटी बच्ची होती है और वो हर वक्त मौजूद होती है। तो मैंने ना उस हवाले से एक नज़म लिखी है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। ठीक है। एक छोटी सी लड़की जो मेरे अंदर रहती है, वो अक्सर मुझे सताती है। दिल के कोनों से छुप छुप के, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में सारी दुनिया की मासूमियत भर के, खिलखिलाती इठलाती रोज़ मुझसे मिलने आती है। खूब ही मेरे दिल को लुभाती है और दुनिया जहान की शरारतों पर उकसाती है। उफ, बड़ा सताती है, मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनाती है। बस फिर मैं उसे बहलावों के कुछ खिलौने और डरावों की चंद थपकियां देकर सुला देती।
वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो ये हम सब के अंदर ये होता है। सबके अंदर की नज़्म है। और ये एक ब्लेसिंग होती है। हाँ। ये जो लड़की आती है ना हमारे अंदर, ये ब्लेसिंग होती है। मैं बार बार हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद वो जगाती है कि तुम्हारे अंदर ये चीजें हैं, चलो निकालो इसको बाहर, कोई राह ढूंढो। हाँ। और बगैर झगड़े के, बगैर उसके भी अच्छी तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि देखो किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मुकम्मल जहां, आइडियल लाइफ तो किसी की होती ही नहीं है। हाँ, सही बात। कभी कभी हमें कुछ अब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कुछ और चीज़ों के लिए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपने हम सब अपने हस्बैंड्स को अगर फैसिलिटेट करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा वो फैसिलिटेट करते हैं हमें। हाँ, जैसे ये एक छोटी सी मिसाल दूं कि जब मैंने बेटा मेरा जब मैं कंसीव किया तो मुझे एहसास हुआ कि एक्टिंग ज़ाहिर है 2-2 बजे रात तक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी बच्चे के बाद। तो मैंने वॉइस ओवर्स करना शुरू किया। वॉइस ओवर्स के साथ साथ जो है वो मैं मॉर्निंग शो करने लगी। अब मॉर्निंग शो निदा भी करती है, ज़रूर एग्री करेगी कि उसमें बीच में कॉल आ सकती है, आपके बेटा स्कूल में कोई चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैठ के ये डिसाइड किया कि भाई ये मैं बहुत एक लंबा काम करने जा रही हूँ मॉर्निंग शो का, तो उसमें मैं माँ हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी जब तक मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। तो मेरा हस्बैंड जो है वो उसको रोज़ सुबह स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी उसने उठाई, क्योंकि मैं नौकरों के हवाले में अपना बच्चा नहीं करती थी, जो भी सर्वेंट्स या ड्राइवर्स के हवाले में अकेला नहीं छोड़ती थी। तो उसने मेरे कुछ काम संभाले, वो उसको छोड़ आता था, चाहे कुछ भी हो, खुदा ना खासा कोई मसला हो गया बीच में, मैं उसको कॉल करती थी ब्रेक में कि ये स्कूल से फ़ोन आया है, वो सारी चीज़ें छोड़ के जाता था। यही तो सपोर्ट सिस्टम होता है ना। ये अब जरूरी तो नहीं कि सिर्फ औरत ही छोड़े। तो ये अपने जो बात चल रही है कि अपने बेटों को ये चीज़ सिखाएं कि आपके साथ एक पार्टनर जुड़ने जा रहा है, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है उसकी, तो आप पूरी जिंदगी एक साथ लेके चलेंगे तो हार्मनी रहेगी, आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। ऐसा ही है भाई। चले आप लोगों की और बात सुनते हैं। ये क्या है? सेंडिंग प्रोफाइल टू कैनेडियन चैनल। हाँ। अच्छा, ये बहुत मज़े का किस्सा है। जब मैं यहाँ से गई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था मैंने इतना काम किया है पाकिस्तान में, मैं थक गई हूँ, दिन में जो है 8 में वॉइस ओवर्स करती हूँ, मॉर्निंग शो करती हूँ, अब मैं वहाँ जाके ना कोई काम नहीं करूँगी। तो उसने कहा अच्छा तुम कोई काम नहीं करोगी? मैंने कहा हाँ मैं हाउस वाइफ बनूंगी, बहुत खुश रहूँगी। उसको पता था ये हाउस वाइफ कह रही है, खुश नहीं रहेगी। अच्छा 1 साल तो मैंने वहाँ पे जो घर लिया, उसको सजाया, ये वो करके जब सारे गोल्स पूरे हो गए ना, उसके बाद अब मुझे भी तकलीफ होने लगी। और वहाँ का मौसम ऐसा होता है कि शाम 5-6 बजे के बाद ग्लूमी डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन सा। अंधेरा बिल्कुल। अब उसने सोचा कि ये तो कह के आई है कि मैं तो हाउस वाइफ बनूंगी, मुझे तो काम करना ही नहीं है। हाँ। उसने क्या किया कि वो मुझे समझता है, जाहिर है एक दूसरे को बंदा समझता है। उसने मेरा प्रोफाइल बना के एक कैनेडियन चैनल को दे दिया कि मेरी बीवी का पिछला इतना इतना काम किया हुआ है, तो वहाँ पे कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थी होस्ट की। उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ौरन कॉल कर ली। जब मुझे कॉल आई तो मुझे कहने लगा कि तुम्हें फला फला चैनल पे, हमारे घर के पास ही था, तुम्हें वहाँ से कॉल आई है। अब मैं परेशान, मुझे क्यों कॉल आई है? फिर उसने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा प्रोफाइल वहाँ शेयर किया था, अब तुम्हें जॉब की ऑफ़र आई है, तुम जाओ। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि देखें कभी कभी कुछ ख्वाब आपके अंदर होते हैं जो आप बता नहीं सकते हैं, वो अगले को महसूस करना होता है। तो वो इस लिहाज से मतलब आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस तरह से छोटा सा एक वाकया था, लेकिन एक बड़ा मेरे लिए जिंदगी में मैटर करता है। यही चीजें तो आपको जो है ना और मोहब्बत दिलाती हैं अपने पार्टनर से। आपका ख्वाब सिर्फ आपका करियर नहीं होता, समटाइम्स आपके ख्वाब ऐसे ही होते हैं। जैसे जब हमारी शादी हो रही थी तो कैसर की जॉब उस वक्त 1 महीना पहले ही ख़त्म हुई थी। तो कैसर ने कहा कि अच्छा अब तो मैं शादी नहीं कर सकता, अभी तो जॉब खत्म हो गई 1 महीना पहले। मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, कार्ड छप चुके हैं भाई, शादी तो होनी है, अब तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कहते हैं यार मेरी जॉब खत्म हुई है अभी। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे अभी भी कभी कभी मजाक उड़ाता है। मैंने कहा मैं 1500 रुपये में भी गुजारा कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, ये होगा ये होगा ये होगा। तो खैर उसने कहा कि अच्छा नहीं फिर एक काम करते हैं कि चलो हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा देखो मैं काम नहीं करूँगी शादी के बाद। मुझे थोड़ा ये था शुरू में ना एक वही अगेन डाइजेस्ट वाली वो जो लड़कियों की सोच, मैं काम नहीं करूँगी, मैं अयाशी करूँगी, ऐश करूँगी, अपने घर में रहूँगी। तो उस बेचारे ने कहा, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है फिर सिर्फ मैं काम करूँगा और तुम जो है तुम्हें हर फैसिलिटी मैं दे दूँगा करके, तो ठीक है। उस बेचारे ने अपना ये सारा जो था एक्चुअली सपोर्ट ही था ना, एक तरह सपोर्ट सिस्टम था कि मैंने कहा मुझे काम नहीं करना। होता है ना आप एक सर्टेन टाइम पे भी थक भी जाते हैं, कभी कभी आप लीड कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्रेशर बहुत होता है तो आप थक जाते हैं। तो कैसे ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसने मेरा ये ख्वाब एक सपोर्टिव था ऐसे बहुत कि उसने मुझे कभी भी पैसों के लिए या कमाने के लिए मुझ पे प्रेशर नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से काम किया, वो किया, लेकिन कभी ये प्रेशर नहीं था कि तुम कमा के लाओगी तो ये होगा वो होगा वो होगा। तो ये एक होता है सपोर्ट सिस्टम। और मैं फिर मैं उसका ख्याल ऐसे रखती थी कि जब वो काम पे जाता था, जाहिर है पूरा दिन प्रोडक्शन होती थी, डायरेक्शन होती थी, तो वो सुबह देर तक सोता था, तो मैं सुबह बच्चे स्कूल छोड़ देती थी।
मैं वो करती थी। तो ये एक दूसरे के साथ आपको मिलजुल के करना पड़ता है कि एक बंदा भाई जब वो कह रहा है आपका भी कमाई आपके हिस्से की भी करके ला रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि ये औरत जब अच्छा ये क्या है, वेंट टू अ सोलो ट्रिप। ओह ये भी एक ख्वाब, वाओ। या तो मुझे वैसे ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है क्योंकि बाय पर्सनालिटी आई एम वेरी इंक्विजिटिव। हाई फाइव। तो हाई फाइव हाई फाइव नहीं, हाई 10 15 हो गए 20 हाई 20 या। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जो है समर ब्रेक आया था और मैंने ऐसे कहा कि मुझे ना निकलना है कराची से बाहर, और उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का जो है काम बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, नहीं हो सक रहा था, बच्चे भी छोटे थे। तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ। मैं कहा अच्छा हाँ, मतलब इस्लामाबाद में मेरी फ्रेंड रहती है, शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो कहा हाँ तुम वहाँ चले जाओ और उसके साथ प्लान बना लो, अगर वो तुम्हें ज्वाइन कर सकती है तो तुम लोग जाओ, अपना पहाड़ों में जाओ और घूमो फिरो। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, और वो प्लान बन भी गया। ऐसा हुआ कि वो भी फ्री थी, आई वेंट टू इस्लामाबाद और फिर मैं उसके साथ मिलके जो है हमने पूरा, मैं चाइना बॉर्डर तक गई हूँ अकेले, पूरा हमने घूमा फिरा। गर्ल्स ट्रिप जो होते हैं बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं, बल्कि इनको पता है। ये मुझे कहती थी अच्छा आपने शुरू कर दी, याद है 5, 6, 7 साल पहले मैंने ना ये इसी तरह सोलो ट्रिप्स गर्ल ट्रिप्स बहुत इंसान शुरू कर दिए थे। तो मेरी कज़न और मैं हम लोग मिलके जाते थे और उस पर इतना अच्छा रहता है, आपका जहन बड़ा सुकून हो जाता है। तो मजा आता है गर्ल ट्रिप, बहुत बहुत मजा आता है। तो और मुझे कहीं भी एक वो ना प्रेशर नहीं हुआ कि यार पता नहीं क्या वहाँ किसी को चाय पिलानी है, किसी को खाना खिलाना है, किसी का ख्याल करना है, कि जवाब देना हाँ अब कहाँ है क्या है, क्योंकि जाहिर आप वहाँ पर होते हो, पहाड़ों में आगे पीछे हो रहे हैं, टाइम क्या है, ये है वो है, बस वो एक कभी कनेक्शन वैसे भी नहीं होता। अगर मिल गया, मैं तो कहती हूँ कनेक्शन हो भी, देखो कनेक्शन है बंद कर दो। तो मतलब मुझे, मैं बता रही हूँ कि मुझे दिल या दिमाग से भी ना वो एक प्रेशर नहीं था कि यार जवाब देना। बेसिकली आपका मी टाइम कितना जरूरी है, आप बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। उस मी टाइम में कुछ भी हो सकता है, आप अपने मनपसंद टीवी के कोई प्रोग्राम्स देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर सैलून जाना चाहते हैं, आप सोना चाहती हैं, आप सोचना चाहती हैं, कुछ लोग लिखते हैं, पार्क में निकल जाएं, 15 मिनट आप अपने आप से बातें करें। हर किसी का मी टाइम अलग अलग होता है। यानी कि जो आपका दिल चाहे ना वो आप करें। शुगर पेशेंट भी हैं, आप चुपके से कुछ मीठा खा लें। नहीं ये नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, सेहत से सब आप कुछ किसी को जवाब देना हो ना, जवाब ऐसा वक्त भी होना चाहिए। और एक सर्टेन एज के बाद वैसे भी आपको लगता है कि यार ओके बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने एक्शंस को हर किसी के जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। हाँ। मतलब आप अगर अपने लिए कोई फैसला आपने लिया है तो ठीक है, लिया है भाई, और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं तो ठीक है। अभी मुझे लग रहा है किसी आदमी ने देखा कि हमारी बीवियों को भड़काने आ गई है। पता है मैं तुम्हें बात बताना, एक छोटा सा वाकया बताऊं, लेकिन एक ब्रेक के बाद बताएं। ठीक है, ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ हम भड़काने आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी हम वापस आ गए हैं आपकी बीवियों को भड़काने। मैं छोटा सा जल्दी से बता दूं, बताएं है ना, वो इसी भड़काने का तरीका। नहीं भड़काने का तरीका नहीं, मैं बता रही हूँ कि कुछ खवातीन कितना ज्यादा अपने मियाँ को सपोर्ट करती हैं। हाँ। अगर कोई हस्बैंड कामयाब होता है तो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही हुआ, उसके पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। बिल्कुल, घर, बीवी, बच्चे, हर चीज उसको बनी हुई मिलती है। तो एक मैं खातून को जानती हूँ जिन्होंने यहाँ से माइग्रेट किया, बाहर गए, अमेरिका गए, उनके दोनों डॉक्टर्स थे, मियाँ बीवी, और बीवी ने अपने मियाँ के लिए इतनी कुर्बानी दी कि उसने अपनी पढ़ाई नहीं की, मियाँ को पढ़वाया ताकि वो आगे बढ़ जाए। उसने अपनी पढ़ाई को एक लिमिट तक रखा और अपनी जॉब कर ली, अपने बच्चे देखे, अपना घर देखा। और जब एक सर्टन टाइम पे जब बच्चे शादियाँ होकर चले गए और हस्बैंड साहब जो है वो एक बहुत बड़े सर्जन बन गए, अस्पताल में बैठ गए, तो उनको अचानक से लगा कि ओह लाइफ इज़ बोरिंग। बीवी के साथ उनको कुछ अनकम्फर्टेबल शुरू हो गया। वो बेचारी, मतलब उनको था कि भाई चलो घूमें फिरें, कुछ करें, तो अजीब ही उनका रवैया हो गया, लाइफ से थ्रिल निकल गया। उनका रवैया ही अजीब हो गया। और देन मतलब दे गॉट डिवोर्स, दे गॉट सेपरेटेड, और उन साहब ने दूसरी शादी भी कर ली जाके। हालांकि इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के उन्होंने एक ऐसी बेचारी फजीला जी, आपको पता ही हमने प्रोग्राम ये कंटेंट क्यों रखा? हाँ। मुझे मेरे पर्सनल इंस्टा पे डीएम आया था, एक औरत ने पूरा एक पैराग्राफ में, मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ ताकि मेरी एक कनेक्शन अपने फैंस, अपने ऑडियंस के साथ बनी रहती है। वो औरत अमेरिका में ही थी, इसी तरह
करियर ओरिएंटेड थी। यहाँ मियाँ बीवी दोनों अमेरिका जाते हैं, वहाँ वो मियाँ को के करियर को परसू करने के लिए वो सारा, जाहिर है आपको वहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है। Exactly. तो उससे सारी घरेलू जिम्मेदारियाँ खुद संभाली, उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। Exactly. जो उसकी करियर की ग्रोथ थी। तो जाहिर है घर बच्चे सारा उसमें लगी रही। एक सर्टन टाइम बाद जब मियाँ स्टैब्लिश हो गया, सो मियाँ ने उसको, मैं कहूँगी इस तरह के ठुड्डा मार दिया कि तुम तो अब तुम मेरे काबिल भी नहीं रही। जाहिर है जैसे आप वर्किंग होती हैं तो आप अपना ख्याल रखती हैं, पहनने ओढ़ने का, आपकी अपनी ग्रूमिंग का, आपके बाल डाई कटिंग, ये आप सब जब ये फितरतन होता है कि जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं तो आप अपने ख्याल रखते हैं, आप अपने आप को मोटा भी नहीं होने देते। लेकिन जब आप घर के हो जाते हैं आप लेज़ी हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप दोनों की ग्रोथ, मियाँ बीवी की ग्रोथ एक साथ नहीं हुई और वो औरत पीछे रह गई, मियाँ ने ये तस्वुर भी नहीं किया कि ये पीछे रही क्यों। इसलिए रही कि तुम आगे बढ़ पाते। थैंकलेस लोग हैं ना। हाँ। Yes. और मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और वो अब इस उम्र के इस हिस्से में कि वो अब वो मतलब वो कहती मेरे पास, मेरे हाथ खाली हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ना मैं यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही। उसकी इस डीएम के बाद मैंने ये प्रोग्राम डिसाइड किया कि इसका कंटेंट हम ये बनाएं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये होना चाहिए कि दोनों की ग्रोथ बराबर भी होनी चाहिए। और समटाइम्स कभी कभी हमें अपने बच्चों की, हमें अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से थोड़ा बहुत आगे पीछे सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन कम्प्लीटली अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। मतलब हर वक्त आपको जो है ना एक्टिव रहना चाहिए। आपके दिल में कोई भी चीज़ हो आपको अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जैसे कैसर ने मुझे अब सपोर्ट किया, मुझे जैसे अब खाना पकाने का बहुत शौक हो गया है, मियाँ को पका पका के खिलाते यही आपने अपना पैशन बना लिया। तो मुझे इतना शौक हो गया, तो कैसर ने मुझे इस तरह बहुत सपोर्ट किया कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो उसको मेरे साथ मतलब इस्टेब्लिश किया, उस पर मेरे साथ बहुत काम करते हैं, उसके स्क्रिप्ट पे एंड यू नो द टेक्निकल साइड, और उसका सारा जितना भी है वो कैसर खुद सारा देखते हैं। बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाती है फजीला। हाँ। और बात ये है कि देखें, अगर कोई घर में किसी को सपोर्ट भी कर रहा है ना शौहर को, तो आपको जिम में जाने से तो किसी ने नहीं रोका। Exactly. आपको एक्सरसाइज करने से तो किसी ने रोका, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम देने से तो किसी ने नहीं रोका। बिल्कुल। और तो बिल्कुल छोड़ देती है। सपोर्ट की जो बात है वो जरूरी नहीं कि हस्बैंड सपोर्ट सिर्फ करियर में ही करे, इमोशनली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बीवी हाउसवाइफ है, फॉर इंस्टेंस सिर्फ घर संभालती है, बच्चे देखती है, तो आपका सिर्फ उसको तारीफ कर देना, उसको बूस्ट दे देना कि तुम बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रही हो, कभी कभार उसको एक अच्छा जेस्चर गिफ्ट ला के दे दिया, कोई सरप्राइज दे दिया, तो वो चीजें चलती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ गिफ्ट्स और सरप्राइजेस के बाद फिर एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आ गया। मतलब एक इमोशनल सपोर्ट के लिए उसको जो है ना कॉन्फिडेंस देते रहे कि जरूरी नहीं, अगर वो करियर नहीं बना रही, अपनी भी चॉइस हो सकती है कि उसने घर में रहना है, बच्चे संभालना है। हर चीज का आई थिंक बस एंड ये है कि हमें खुद को स्ट्रांग होना चाहिए, अपना हक लेना आना चाहिए, अपनी बात आगे कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए किसी के साथ भी। अगर हम कुछ सोचते हैं तो हमें बताना चाहिए कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो कभी कभी कम्युनिकेशन भी नहीं होता और मर्द जो है वो उनको लगता है सब कुछ सही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि औरतें ना जो सारी उम्र डरती रहती हैं कि हाय हमने ये कर लिया तो हमारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा, हमने ये कर लिया तो हमारा मियाँ तो इस तरह कर लेगा। जिसने जो करना है ना, आप सोने की भी बन जाएंगे, वो करेगा। तो आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करें? एक 4 दिन की जिंदगी है, यूं गुजर जाती है, पता भी नहीं। देखिए, अगर के फर्ज करें आपके साथ आपका हस्बैंड ने कोई धोखा किया, खराब किया, आपको बर्बाद किया, व्हाटएवर, अगर आप कुछ नहीं कर सकती, कम से कम आप बीइंग अ मदर, आपके हाथ में पावर तो है, आप दूसरी लड़कियों की जिंदगी खराब होने से तो बचाएं, अपने बच्चों की तो तरबियत ऐसी करें, अपने बेटों की तो तरबियत ऐसी करें कि वो बेटियों को पढ़ाएं, वो रिस्पेक्ट करें नई आने वाली लड़कियों की, वो उनके ख्वाब पूरे करने में उनका पूरा साथ निभाएं। और एज यू सेड कि लड़कियों को भी पढ़ाएं, उनको बताएं। हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियों के ख्वाब महदूद कर दिए जाते हैं। वो ख्वाब, कुछ लड़कियाँ, कुछ घरों की लड़कियाँ ख्वाब यही देखती हैं बस दुल्हन बनेंगे। उनके ख्वाब किसने महदूद किए? उनके माँ बाप ने, उनके रिश्तेदारों ने। आप अपने बच्चों के ख्वाबों को वसी करें, उनको एक कैनवस तो दें कि देखो ये दुनिया है आज कहाँ से कहाँ बढ़ गई। अलावा निदा, प्रैक्टिकली भी देखा जाए, किसी भी लड़की की जिंदगी में कुछ भी, कोई भी ट्रॉमा आ सकता है, कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी हो, वो अपनी जिंदगी गुजार सके, वो एक्सप्लॉइट ना हो किसी के लिए। इंडिपेंडेंस ये क्या है, पुशिंग मी टू कंप्लीट। आपका है ऑलवेज कमिंग टू। अच्छा, वो तो आपने बता दिया जी। एजुकेशन का था कार्ड जो तुम लोगों ने चेंज किया, ये बता चुकी हैं। Pushing me to complete my studies. Actually, we got married very early. I was 19, he was 20. तो
इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी मेरे फादर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ था। जब हमारी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि तुम भी पढ़ाई अपनी पूरी करोगी, शादी होगी तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम छोड़ दोगी पढ़ाई। तो उन्होंने सिर्फ मुझे मेरा बैचलर्स कंप्लीट नहीं कराया बल्कि उन्होंने मुझे मॉन्टेसरी कोर्स भी करवाया। ग्रेट। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब के लिए उन्होंने ही कहा कि घर में नहीं बैठोगी, इसलिए नहीं कमाओगी कि तुम्हें तुम्हारी कमाई चाहिए। हाँ, आपके हस्बैंड ऐसे ना, उसमें उनके अब्बू का कमाल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल exactly. है ना, आपके ससुर ऐसे तो हैं। उन्होंने कहा कि घर बैठना इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज तुम केपेबल हो, तुम टैलेंटेड हो, यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। Exactly. तो आप घर में बैठ के अपने आप को जाया क्यों करना है? हाँ, जब बच्चे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, तब आपकी चॉइस है कहा कैसे बैलेंस करते हैं। बट तुम दोनों अभी अभी यंग हो, शादी हुई है, तुम भी निकलो बेटा, पढ़ाई पूरी करो। कितना अच्छा जुमला है, वो भी आपकी चॉइस है। अगर बच्चे वो एग्जैक्टली वो आपकी चॉइस है। भाई अगर आपकी ज़िंदगी में आसपास प्रोग्रेसिव लोग हैं ना तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि यही प्रोग्रेसिव मर्द या ससुर या सास या फिर आपके पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे आप ब्रेक में बहुत अच्छी बात कही थी कि एक कॉन्फिडेंट माँ जो है वो कॉन्फिडेंट बच्चे जन्म देती है। तो इस तरह से आप सोचें कि अगर आपने एक बच्ची को कन्फाइन कर दिया घर के कामों में, उसका बिल्कुल करियर ख़राब कर दिया, तो वो जो बच्चों की तरबियत करेगी वो भी तो उन्हीं हाथों में होगी ना। कहते हैं ना कि अगर कौमों को जाहिल बनाना है तो औरतों को जाहिल रखो। और हमारे यहाँ एक ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आ गया है कि मिल्कियत और हाकमियत की अगर कहीं शादी हो गई है तो ये मैं बस ये मेरी एंटिटी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको जैसे चाहूँ ट्रीट करूँ, जैसे चाहूँ इससे ऑर्डर कर दूंगा। या और इनसिक्योरिटीज़ और ये सारी चीज़ें मिलके, और मैं कहती हूँ अगर हम सारे तो ब्लेस्ड हैं, लेकिन बाकी जो बहुत सारे लोग उधर देख रहे हैं उनको वो है प्रॉब्लम में। और आई थिंक निदा की बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। तो लड़कियों को क्योंकि देखिए उनके हस्बैंड्स को तो नहीं बदल सकते हम। हम आपको बदल सकते हैं, आप हमारी सुनती हैं तो हम आपसे यही कहेंगे, बहुत प्यार और मोहब्बत से भी लोगों को बदला जा सकता है। थोड़ी साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है अपने पार्टनर की। सो वो कहते हैं ना, बेसिकली पुराने ज़माने में जो नानियाँ दादियाँ कहती थी कि पट्टियाँ पढ़ाना वाली बात या वो समझाने वाली बात, अच्छी पट्टियाँ। सीरियसली मर्द को अगर आप समझ जाएं, एक औरत अक्लमंद वही है जो अपने मर्द को जो उसके हिस्से में अल्लाह ताला ने दिया है, यानी उसका स्पाउस, अगर वो उसको समझ जाए और उसी के हिसाब से वो अपनी काव करे जिंदगी को, तो बहुत आसानी हो सकती है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र के साथ, सब्र चाहिए होता है। और अगेन वही बात है ना कि हक चाहिए तो हक देना भी सीखें, लेना भी सीखें। गिव एंड टेक दोनों तरफ जरूरी है, बहुत बिल्कुल। अच्छा जी, लविंग माय लॉन्ग हेयर। मेरे हस्बैंड, एवरीबॉडी लव्स इट। मेरे हस्बैंड ने शादी से पहले मुझसे एक फरमाइश की थी। उसने कहा था तुम्हारे बालों से मुझे इश्क है, तुम अपने बाल नहीं कटवाना प्लीज, तुम दुनिया का हर काम करना। और मैंने वही किया, बाल भी कटवा लिए। कटवाए थे आपने, मुझे याद है। मैंने इतने शॉर्ट कर लिए, लेकिन मैंने उसको कन्विंस किया। मैंने कहा देखो बच्चा छोटा है, मुझे लंबे बालों को पालने के लिए, मैनेज करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। मैं वॉशरूम में जाती हूँ, वो रोता है मामा मामा, तो मुझे हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए अभी ये जब तक छोटा है, मुझे अपनी कन्वीनियंस से मुझे रहने दो। और उसके बाद जो है उसने बिल्कुल इस बात को समझा। उसने कहा बिल्कुल तुम बॉय कट करा लो, जो भी कर लो, तुम्हें जो आसानी लगे। तो ये मतलब एक ही चीज़ उसने लाइफ में मुझसे फरमाइश की थी, और वो भी मैंने उसको कन्विंस किया कि नहीं, मैं अभी मैनेज नहीं कर सक रही, तो आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है एक दूसरे की। तो और अब हो गए लंबे बाल, हो गए बाल। मेरी घर की खेती है, एग्जैक्टली घर की खेती है, यूं आ गए माशाल्लाह। तो अब मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो मैं लंबे रखती हूँ क्योंकि उसको अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, मरियम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी शादी को जो है 4 साल हो गए हैं, और मैं जो हूँ अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट वाइफ जो है उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो हम लोग जो हैं साथ में जॉब करते थे, तो हमारी आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उनका हमेशा यही कहना था कि उनकी जो फ़र्स्ट वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उनकी शादी, कज़न थी तो ज़बरदस्ती शादी करवा दी थी, और मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। और चूँकि हम एक दूसरे को पसंद करते थे, और फिर जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मेरा फाइनेंशियली मतलब यानी कितने ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। अम्मी जो थी बिल्कुल बीमार थी, मैं और अम्मी ना, तो और अम्मी शादी की वजह से, मेरी वजह से परेशान भी रहती थी। तो बहरहाल हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे तक तो सब ठीक था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ को जब पता चला तो बड़ा हंगामा हुआ, और फिर बाद में मैटर इस तरह सॉर्ट आउट हुआ कि कुछ जायदाद वगैरह का भी चक्कर था। तो उनकी बस यही मतलब यानी कि ये था कि या तो इनको डिवोर्स दे दें या फिर इनसे औलाद ना हो, और मेरे हस्बैंड ने जो है इस पर एग्री कर लिया।
अब ये है कि मतलब शुरू में तो मुझे इतना स्टार्टिंग में इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह मेरी शादी को दिन गुजर गए हैं और इस तरह 4 सालों से बस समझें कि मेरी शादी का वर्स्ट डिसीजन था जो मैंने उनसे शादी करके लिया। अब ये है कि हर तरह से उन्होंने मुझसे जैसे बहुत अच्छा उन्होंने मुझसे जैसे वो किया था कि वादा किया था अलग घर में लेके देंगे, हर चीज़ है मेरे पास ना, मुझे अलग घर में लेके रखा हुआ है उन्होंने, और मेड है, ड्राइवर है, कहीं शॉपिंग पे चले जाओ सब चले जाओ, लेकिन ये सब ज्वेलरी और ये जो कपड़े वगैरह हैं सब मुझे ऐसा लगता है बेईमानी है, क्योंकि जो एक आम औरत होती है, ज़ाहिर सी बात है औरत में एक फितरी जज्बा होता है माँ का ना, माँ बनने का। अब मेरी ये ख्वाहिश इतनी ज़्यादा शदीद हो गई है, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मैंने कंसीव भी किया तो वो मुझे हॉस्पिटल में ले गए थे फोर्सफुली और फिर अबॉर्ट करवा लिया था उन्होंने। अब मैं उनको प्यार से बोलूँ या लड़ाई झगड़ा करके बोलूँ या किस तरह भी मतलब मैं उनको समझाऊँ, वो नहीं समझते, और बस ये है कि वो कहते हैं कि बस इस बात में मुझसे बहस मत किया करो कि ये नहीं हो सकता। अब जो एक आम औरत होती है उसकी ज़ाहिर शादी होती है, माँ बनती है, अब ये जो है मेरे लिए एक ख्वाब बना दिया है कि मतलब यानी कि ज़िंदगी में शायद ये ख्वाब मेरे लिए कभी पूरा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। और ये शिद्दत एक अंदर से जो एक शिद्दत होती है ना मुझे मतलब यानी कि माँ बनने की ख्वाहिश वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई प्रेग्नेंट होता है तो मुझे और ज़्यादा मतलब मैं नफसियाती भी होती जा रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं बेड पर हैं और कोई और सपोर्ट करने वाला है भी नहीं हमारा, और वैसे वो मतलब उन्होंने मुझे बहुत आसाइशों में रखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तो ज़िंदगी ऐसा लगता है कि कांटों पर मैं गुजार रही हूँ, इन ख्वाहिशों का मेरी क्या फ़ायदा। जो एक औरत की माँ बनने की ख्वाहिश होती है वही मेरी पूरी नहीं हो पाती। मुझे नहीं समझ में आता कि वो कभी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे या ना करेंगे। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनके सवाल में ही अब थोड़ा सा जवाब छुपा हुआ था। इन्होंने कहा कि मैं मजबूरी के तहत, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसने एक गलत बंदे से शादी कर ली जो कि उसकी माँ को भी सपोर्ट कर रहा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। अगर कि ये अपने पैरों पे खड़ी होती, अगर कि इसकी थोड़ी सी तरबियत या तालीम या जो भी स्किल होता कुछ, तो उसको उस बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं, लड़कियाँ ट्रैप भी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे देखें, एक आम लड़की जो है ना, अगर मोहब्बत नहीं हो तो वो कभी भी किसी मैरिड मैन जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, लड़कियां बहुत अपनी, मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को इतना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो इस तरह आदमियों के पीछे ट्रैप ना हो। एक तो मुझे एक बात समझ ये तो ट्रैप हो गई ना, 3 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। ये मतलब ये क्या बहाना है? नई वाली को फंसाने के लिए आई जज लेडीज फॉर दिस कि वो कैसे फंस जाती हैं बहाने में आके। मैंने देखा है हर मर्द जिसे दूसरी शादी करनी होती है वो ये बोलता है कि मेरी पहली बीवी अच्छी नहीं है, और मुझे कभी मोहब्बत दूसरी शादी करते ही उसे पहली बीवी से इतनी शदीद मोहब्बत हो जाती है क्योंकि वो उसको भुगत रही होती है। लेकिन इसने कहा शायद कि पहले पता नहीं था, नहीं पता था, फर्स्ट वाइफ को नहीं पता था। इनकी अपनी चॉइस थी ना। अब और इंसानी फितरत है, आपके पास जो चीज नहीं होती ना आप उसी के लिए तड़पते। पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, आप उसके लिए परेशान हो रही थी, आपकी चॉइस आपने कर ली। अब आपको अचानक से जब सब चीजें मिल गई हैं, पेट भर गया है, स्टेबिलिटी आ गई, तो आपको अचानक से याद आया कि यार ये तो बच्चा भी जरूरी है। तो लेकिन अब देखें ना, अब ये आपकी चॉइस थी, और इसमें ये कहना कि जी कि अब मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, तो जो भी होता है तो यू हैव टू डील विद दिस बिकॉज यू नो दिस इज योर चॉइस, बिकॉज़ इट्स अ कमिटमेंट। आपने कमिट किया उनसे, आपको बगैर कुछ बताए हुए तो नहीं किया ना। उस वक्त आप ये भी कह सकती थी जब उसकी वाइफ ने कहा कि भाई आप इनसे बच्चे नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे, आप कह देते नहीं आप मुझे छोड़ दें। एग्जैक्टली मतलब आप, लेकिन आपकी भी तो अपनी है ना कि देखिए सारी सोचें तभी आती है जब इंसान का पेट भरा होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि चित भी मेरी और पद भी मेरी। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। सो इसलिए ये सारा पूरा पैकेज है, बेयर करना पड़ेगा फिर। और आपने दावत दी गलत मर्द को अपनी जिंदगी में, मैं सिर्फ एक लड़कियों के आगे अपने आप को खुद बिछा दिया, आपने अपनी कोई वर्थ नहीं रखी, तो उसके बाद लड़कियों को अपनी वर्थ इतनी पता होनी चाहिए। जो आप अपनी बेटियां पाले ना, उनको आप उनकी वर्थ बताएं कि ये तुम्हारी माँ बाप सबसे पहले बताते हैं। मैं लड़कियों को यही मैसेज एक देना चाहती हूँ कि खुदारा पैसे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ना कभी भी किसी ऐसे आदमी से शादी ना करें जो पहले से शादीशुदा हो। आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी, बिकॉज जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको नई चीज़ें, और ये एक जलापा होता है जो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। हमारी सोसाइटी में इट्स हाई टाइम नाउ कि आप पैसों के लिए कोई रिश्ता बनाना चाहिए ही नहीं। शादी कर रहे हैं वो अमीर है या बहुत पैसे वाले, नहीं, आप खुद इस काबिल बनो कि आप पैसे। मर्द रोते हैं कि मुझे तो मोहब्बत ही नहीं थी या जबरदस्ती कर दी थी या मेरी बीवी तो मर्द रोते हैं तो आपको अकल नहीं है क्या? एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। वो तो रोएंगे, किसी के रोने पे शादी थोड़ी होती है। एग्जैक्टली
तो और वो यही बात है कि लड़कियों में जब वो इतनी इंडिपेंडेंट हो, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट से ज्यादा इमोशनली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो बच्चियां इमोशनली वीक होती हैं जो इनकी बातों में आ जाती हैं। कभी कभार पैसे की भी बात नहीं होती गजल, बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं वो फंस जाती हैं। प्यार मोहब्बत, उनको जो चीज हो सकता है वो प्यार मोहब्बत घर से नहीं मिलता हो, तो वो जो है वो लड़के में देखती हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो स्टेबल भी नहीं होते इन द सेंस, देखिए कहते हैं ना बच्चों और वो कमाओ पूत लड़की से शादी करते हैं कि चलो मेरे घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे, ये भी कमाती है मैं भी कमाता हूँ। बहुत सारे लड़के इस तरह लड़कियां फंसा फंसा जो एक छोटा सा पॉइंट आपने रेज किया निदा कि घर से जो चीज नहीं मिलती ना आप वो ढूंढते हैं। बच्चों में भी बिल्कुल यही है, बच्चे की अगर आप बात नहीं सुनेंगे वो कुछ गलत काम भी करके आए, वो डरेगा अगर माँ बाप को बताते हुए तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। तो लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है। घर में जो भाई होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो उनको समझें, उनकी बात सुने, उनको क्या चाहिए, तो फिर वो उनको जब मशवरा देंगे तो प्रॉपर तरीके से मशवरा। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स देखे हैं जो सारी उम्र वो औरत काम करती रही कि अपने मियाँ के बच्चों को और बीवी को पालने के लिए, मोहब्बत में उल्लू बना बना के सारी उम्र। मतलब मेरे इतने करीबी लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों की ये कहानियाँ हैं, और मैं कहती हूँ कि लाइक उनको बिल्कुल अक्ल नहीं थी, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली। कुछ तो सिर्फ प्यार दे दे के ही ना औरतों से काम करवा लेते हैं, पैसा कटवा लेते हैं। इस बात पे मुझे एक अभी याद आया कि मेरी फ्रेंड की कोई जानने वाली है, वो फर्स्ट वाइफ है, बेटा है, मियाँ का अफेयर चल रहा है किसी और से, सब पता है, सब जानती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन नहीं कभी वापस आ जाएगा, ये कैसी उम्मीद है? वो सही हो जाएंगे तो वो ये तो होपलेस केसेस है ना, इनको तो छोड़ ही दो। ये तो मतलब सिर्फ सेकंड वाइफ का नहीं, कभी कभार पहली बीवियों की भी गलतियां होती हैं इस चीज में कि वो बैठी हुई है। भाई तुम निकलो, जॉब करो, इंडिपेंडेंट हो, अपने बच्चे को तुम ध्यान दो। नहीं पता है कुछ लोग इतना वीक होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, इमोशनली बहुत वीक होते हैं वो गिव अप कर देते हैं। नहीं लेकिन इतना ज्यादा अपने आप को मतलब अपनी वर्थ गिरा देना, सोच ही नहीं है ना, सोच ही नहीं है। बिल्कुल वो बिक जाती है अपने मियां के, उसको पता है कि वो भी आया है। लड़कियों को सिर्फ इंडिपेंडेंट करने की हमें दर्स नहीं देना, उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कि तुम इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ये खवातीन इमोशनली अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट होती हैं, चाहे वो उनको साथ कुछ भी कर ले, उनको छोड़ नहीं सकते। देखिए हमारे पास माशरे में ये तो ऑप्शन है ही नहीं कि एक लड़की कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मेरा मिजाज इस तरह का है, मैं किसी की चीजें नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करते। सही, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तो आज हम बात कर रहे हैं ये कि जो आपने ख्वाब देखे उनको चकनाचूर ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड्स ने किया हो, कभी कभार माँ बाप भी कर देते हैं और कभी कभार बच्चे भी कर देते हैं। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और फिर माँ कुछ कर रही होती है, कोई काम कर रही होती है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि आप क्या कर रही हैं यार, हमारी बेइज्जती होती है, आप ये नहीं खाने पकाने का काम करें। होता है ना, वो कहती है हम खाना पकाने का बिजनेस शुरू कर देते हैं अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए। तो लड़के कहते हैं हम फलाने पोस्ट पर हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे हैं, आप ये करिए, खाने पकाने का काम करेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बहुत सारे बच्चे भी उस वक्त माओं का ख्वाब चकनाचूर करते हैं। सो ये सिर्फ स्पाउस के लिए नहीं, बल्कि वो ही सारे लोग जो आपके बहुत सारे सुसर स्टैंड ले लेते, नहीं हमारी बहू नहीं करेगी एक्टिंग, हमारी बहू नहीं करेगी काम। मियाँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सुसर को एक शर्त पे शादी होगी, फलाना होगा। सोसाइटी का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर्स होते हैं। अक्सर मियाँ को प्रॉब्लम नहीं भी होता है लेकिन घर वालों को होता है। जी ऐसा है भाई, जब मैं ट्रैवल करना मैंने शुरू किया तो ये एक मेरे साथ होता था प्रॉब्लम, लेकिन उसमें ये कि हाँ फिर कैसर को मैंने समझाया तो उसने फिर सपोर्ट किया, क्योंकि आदत नहीं है ना यहाँ पे लोगों को कि एक आपकी मतलब बहू या अकेले ट्रैवल कर रही है बेटी। तो मेरी सास ने, मेरी अम्मी ने, दोनों ने कहा कि ये क्या है, तुम अकेले ट्रैवल करोगी, तुमने कैसे करो, तुमने ऐसे कैसे इजाज़त दे दी कि ये अकेली घूमने जा रही है, 7 समंदर पार जा रही है और ये और वो। तो कैसे ने मुझे कहा यार अच्छा तुम जाओ, बताना नहीं किसी को, मुझे पता है तुम्हारा शौक है तुम्हें घूमने का, लेकिन तुम जाओ। मैंने कहा नहीं, क्यों ना बताएं, कोई आके बिल थोड़ी दे रहा हमारे। मैंने कहा तुम मुझे पैसे दोगे या मैं कमाऊंगी, मैं वो खर्च करूंगी। तो मैंने कहा तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए अपनी बीवी को कि भाई इसने सारा कुछ किया है, उसका घूमने का शौक है, ये पूरा कर रही है। तो फिर कैसे ने कहा नहीं ठीक है तुम सही कह रही हो। मैंने कहा तुम डरो मत किसी से, किस बात का तुम्हें डर है, स्पेशली जब लड़का छोटा होता है ना फैमिली में। हाँ तो फिर वो बड़ा कैसे तो सबसे बड़े हैं। नहीं मेरी अम्मी भी बोलती थी, दूसरों को तो क्या बोलूं, घर को आग लगी घर के चिराग से। मतलब अम्मी भी मेरी कहती थी अकेले जा रही हो, बच्चे क्या खाना खाएंगे, क्या करेंगे।
तो मैंने कहा नहीं कर लेंगे, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया है, मेरे बच्चे खुद ही खाना पका लेते खा लेते हैं, हाँ कैसर का मसला होता है आप पका के भेज देना। तो फिर कैसर ने कहा कि नहीं मैं करूँगा। हमारी सोसाइटी पेट्रियार्किकल है बहुत, तो मर्दों को ही बोला जाता है कि इन दी एंड डिसीजन मर्द का ही होगा हर घर में, तो मर्द को ही बोला जाता है। जैसे अभी आप लोग कह रहे हैं कि ससुराल कोई और कह देगा, अगर हस्बैंड नहीं कहेगा तो कोई और जो है वो उनके कान में बात डाल देगा। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है, अगर आपका हस्बैंड स्ट्रॉन्ग विल्ड है तो वो बात आगे पहुंचाएगा ही नहीं अपनी बीवी तक, वो वहीं कैंसिल कर देगा कि भाई मैंने इजाजत दी, आप कौन है बोलने एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। मेरा हक है, मैंने बोल दिया। हमारे बीच की जब बात आपकी शादी हो रही है ना तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, जब आपकी जिस बंदे से शादी हो रही है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसकी स्टैंडिंग ऐसी है कि वो आपके लिए खड़ा हो सके, या जो आपको आएगा मर्जी होगी वो सुना के चला जाएगा। देखिए अंधा इश्क जो होता है ना उसमें नहीं गिरना, उसमें बंद सोच समझ के। इसीलिए बार बार बच्चियों को बावर कराएं कि ये आंखों पे पट्टी बनती है। सीरियसली ये कुआं है ना, अंधा कुआं होता है जिसमें गिरना होता है शादी, ऑनेस्टली। लेकिन उस कुएं में कितना पानी है, खारा पानी है, मीठा पानी है, थोड़ा चेक करके फिर गिरना चाहिए। भाई एक तो हमारे यहाँ ये है ना कि बस लड़की बड़ी हुई वो इसके जहन में डाल दिया बस शादी हो जानी चाहिए, उम्र ना गुजर जाए तुम्हारी। अच्छा बहुत सारी लड़की के जैसे ख्वाब वही होते हैं कि वो शादी होगी, ग्रैंड होगी, माइयों पे ये पहनूं, यार ये सबसे घटिया बात है कसम से। उसके बाद क्या, ये जो ग्रैंड वाली चीज, ग्रैंड पे हाँ वो ग्रैंड में सारे माँ बाप के पैसे जब प्रैक्टिकलिटी हिट हुई तो फिर आपको लगा अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में, तो वो भी डिक्लाइन आता है। नहीं तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई एक तो उनको ये ना बताएं कि बस शादी हो जाएगी तो तुम्हारा, और दूसरी बात है पहला ही रिश्ता देख के आपको शादी नहीं कर देनी चाहिए, आपको आराम से 2, 3, 4 लोगों को लाइक मैं आपको बताती हूँ, जब मैं टीनेज में थी मुझे शौक था दुल्हन बनने का और मुझे उसके बाद की कहानी कुछ नहीं पता थी कि क्या मुझे था वाओ जेवर कपड़े ये वो ग्लैमर था। मतलब मैं एक ऐसी टीनेजर थी मगर मेरी बेटी ऐसी टीनेजर नहीं, क्योंकि जो मैंने वो सोचा उस वक्त हाँ फैंटेसी, और ये मैं फैंटेसी वर्ल्ड में रहती थी, मुझे लगता था कि वो शादी होगी सेज होगी, और बल्कि हम लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं था ना। अभी तुम देखो तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बाहर पढ़ रही है, दुनिया देख रही है, तो उसको ये पता है जो मेरा बच्चा है अगर, या जो भी जिनके बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, उन्होंने दुनिया देख ली, उन्हें पता है ये सब बहुत पैटी चीजें हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था ना, अब तो मोबाइल ने आपको बहुत दुनिया दिखा दी है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं ना वो भी अपने बच्चों की जब तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है इन चीजों के लिए। ये पेरेंट्स की तरबियत होती है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। नहीं मेरी बेटी को तो ये शौक होता है किसी और की शादी हो तो उसकी शादी में मैं शरीक हूँ। ये सही है ना, तैयार उसको मजा आता है, वो जो नहीं आता गाने और उसको ये शौक है। नहीं लेकिन बाहर जाने की बात नहीं है। देखो जैसे अभी गजल आपने कहा ना कि आपके हस्बैंड ऑक्सफोर्ड से PhD है, तो उनका कुछ और ज़हन अलग तरीके से सोचता है, उनका वो है ना सिर्फ फैमिली में और नहीं है PhD। लेकिन मेरे सारे देवर जो हैं माशाल्लाह से उन्होंने अपनी इस बीवियों को सब कुछ करने दिया मोर और लेस। लेकिन देखिए जैसे इन्होंने इनके ससुर का माइंडसेट था वही तब्दील हुआ है। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर की तरबियत ऐसी थी ना, पढ़ाई शऊर हर चीज बहुत काम करती है। वो तो गांव के थे, ठीक है, जब लेकिन फिर भी उनके पास ये शऊर। गजल अक्सर ये लोग सोचते हैं ना यार जो घराना है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो थोड़ा सा नैरो माइंडेड है, लड़का अच्छा है, नहीं पूरी फैमिली के साथ आपकी शादी हो रही है। और ये भी जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा। पहले के लोग शादी करते थे तो वो देखते थे खानदान कैसा है। हाँ। तो वो बात मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई, तो मम्मा मुझे समझाती थी खानदान क्यों देखा जाता है, क्योंकि फितरत इंसान की वो खून जो ट्रैवल करता है ना वो देखी जाती है। पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, तालीम आप ले सकते हैं, शऊर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो खून है ना, जो आपकी वो जो फैमिली ट्री जो चला रहा है वो पहले के लोग मुझे मेरे जेठ ने एक बात बताई थी जो मैं कोट करना चाहूँगी मेरे सास के हवाले से। उन्होंने कहा था कि वो बचपन की बात बता रहा था कि उसने कहा कि मेरी अम्मी से किसी ने कहा कि आप मना नहीं करती अपने हस्बैंड को कि वो देखिए उनको कितने पैसे दे रहे हैं या चीज़ें दे रहे हैं उनको कुछ फैमिलीज़ को। तो मेरी सास ने कहा कि मैं पागल हूँ कि मैं इन चक्करों में फंसूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत में अपना टाइम गंवाऊँ, मतलब कि अपना दिमाग उन नेगेटिव चीज़ों पे क्यों लगाऊँ। तो उसका रिजल्ट आया, ठीक है ना। अगर वो उन्हीं चीज़ों में फंस जाती कि मेरे शौहर ने उसको क्या दिया, मेरे शौहर ने उसको क्या दिया, तो फिर आप ये समझदारी जो है ना ये पढ़ाई से नहीं आती। नहीं वो पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी सास, लेकिन ये पढ़ाई से नहीं आती है। मैं वही कह रही हूँ ना, पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। बिल्कुल। जी मेरे साथ कौन है इस वक्त? अच्छा ओके अच्छा अब बस हमारे प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए। उन्होंने कहा कि अब कुछ इतनी गुफ्तगू हो नहीं सकती, तो आपने कहा सपोर्टिव को पेरेंट।
मतलब मैंने देखा है बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि शौहर की गाड़ी कहीं और जा रही होती है, व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, तरबियत कैसी होगी, और माएँ जो है वो अलग सोच पे होती हैं, या फिर अक्सर एज अ फादर भी बहुत से हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते माओं को कि भाई वो खुद ही अकेले पीटीएम में जा रही हैं। उन अक्सर फादर्स को नहीं पता होता कि उनके बच्चों का सेक्शन क्या है, किस क्लास में, टीचर कौन है। तो उस चीज़ में भी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो भी तो माँ पहली बार बनी, अगर आप बाप बने हैं तो वो मिलके ही चलेंगे ना, और अकेले और तो इन दी बच्चे एंड नहीं क्या होता है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो सारी नजरें माँ की तरफ, क्योंकि बाप तो शामिल ही नहीं था तुम्हारे बच्चे ने, तुम्हारे बच्चे तब हमारे खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली बहुत पैथेटिक लगता है मुझे कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे देखो जरा समझाओ तुम्हारे बच्चे ने क्या हरकत की है, या अगर कुछ है तो तुम पर ही गया है। हाँ, और अगर कुछ अच्छा कर दिया, देखा, हाँ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये तो इस चीज में आई हैव बीन ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट रहा, हम दोनों ने एक साथ मिलके जो, और एज अ पेरेंट ना हम लोग वो गुड कॉप बैड कॉप वाला गेम खेलना पड़ता है हमें, कि अगर कहीं माय हस्बैंड इज लीनियंट तो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर अच्छा, कहीं एक और इन दी एंड में बात बताना चाहूंगी ऑडियंस को, मर्दों को ना खींच के शामिल करना पड़ता है। मर्द वो स्पीशीज है जो शामिल होती नहीं है, थोड़ा सा ना आपको बताना पड़ेगा खुद कि ये स्कूल में चल रहा है, वो इस सेक्शन में है, जो उन्होंने नहीं सिखाया वो हमें सिखाना पड़ता है। जी एग्जैक्टली आपको अपने आदमियों को घसीटना पड़ेगा कि ये देखो इसने ये किया, ये इसका रिजल्ट है, ये खराब हो गया, ये अच्छा हो गया। मेरे तो अगर बच्चे का कोई भी गड़बड़ होती तो मैं उसको दिखाती हूँ, ये देखो तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारी राइटिंग गंदी है, लेकिन इसकी भी राइटिंग एट द एंड जो है ना, वो मर्दों को ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि बेचारे जब घर चलाते हैं तो वो ये बड़ा प्रेशर होता है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है घर को चलाना। अगर एक औरत बैठी हुई है, अपने कुछ और नहीं कर सकती, अपनी हॉबीज ही करती है, तो वो भी बहुत ब्लेस्ड औरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों के एफर्ट्स। इसीलिए तो उन औरतों को समझाना चाहिए कि भाई मिलके कमाएं, मर्द का साथ दें, ताकि घर में खुशहाली हो, तो बहुत सारे मसलों का हल है खुशहाली भी। और अगर फिर मिलके कमाते हैं तो उनको ये थोड़ा सा अहमियत होती है पैसे की, तो वो फिर इसकी फजूल खर्ची नहीं करती। ये भी है, एक प्रोग्राम में औरतों पे भी करूंगी, वो मर्दों को तर्स जो पैसा उड़ाती होगी, जो पैसा उड़ाती है, खुद नहीं कमाते तो एहसास नहीं। एग्जैक्टली, नेक्स्ट वो होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ